31 सृष्टि किडनैप। वर्मा निवास। सृष्टि हैरानी से संतोष जी, राघव जी और विनी को देख रही थी, जिन्हें कुछ लोगों ने घर के अंदर इस तरह से फेंका था जैसे वो कोई फ्रूट सब्जी की बोरियां हो। उन्हें देखकर सृष्टि तुरंत उनकी तरफ भागी और संतोष जी के पास बैठकर बोली, ये आपको क्या हुआ माँ जी? ये आपकी ऐसी हालत किसने की? आपको इतनी सारी चोटें कैसे लगी? ये बोलते हुए उसने संतोष जी के गाल पर अपना हाथ रखा तो संतोष जी दर्द से कराह उठी। पूरी रात उन्हें रस्सियों से बांधकर लटकाया गया था और आज सुबह सुबह नाश्ते की जगह उनकी पिटाई से खातिरदारी की गई थी। उनके चेहरे से लेकर हाथों पैरों पर छपे हुए निशान बता रहे थे कि किसी ने उन्हें कायदे से कूटा है। संतोष जी दर्द से कराहते हुए बोली, हाथ मत लगाओ, दर्द होता है। आह, मर गई, कीड़े पड़ेंगे उसने जिसने मेरी हालत की, खून के आंसू रोएगा। राघव जी भी गुस्से से बोले, जिसने भी ये सब किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। एक बार मेरा मानव आ जाए, उसके बाद मैं पता लगा कर रहूंगा कि ये सब हरकत किस कुत्ते ने की है। वही विनी भी रोते हुए बोली, ये सब आप दोनों की वजह से हुआ है। आप दोनों की वजह से उन लोगों ने मेरे साथ इतना बुरा सलूक किया, मेरा पूरा चेहरा बिगाड़ दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी। मेरे कॉलेज में होली की पार्टी है, मैं वो कैसे अटेंड करूंगी। उसकी बातें सुनकर सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसकी जो हालत थी वो जमीन से उठकर खुद ब खुद बेड तक जाने की भी नहीं थी और वो होली पार्टी में जाने की बातें कर रही थी। और उसका दिल तो ये सोचकर कांप रहा था कि कहीं इन लोगों की हालत के पीछे प्रलय का तो हाथ नहीं, कहीं प्रलय ने ही तो उसके ससुराल वालों की इस तरह से पिटाई नहीं कर दी। संतोष जी दर्द से तड़पते हुए बोली, ये जो कोई भी है ना, मैं सच बता रही हूँ, इसे तो मैं ऐसी बद्दुआ दूंगी कि देखना। जैसे आज मैं दर्द से तड़प रही हूँ ना, वैसे ही ये भी दर्द से तड़पेगा और बहुत तड़पेगा, मुझसे भी ज्यादा। उनकी बद्दुआ सुनकर सृष्टि बोली, प्लीज आप उन्हें ऐसी बद्दुआ मत दीजिए। अभी वो बोल ही रही थी कि एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर आकर लगा। सृष्टि नीचे जमीन पर गिरी। संतोष जी गुस्से से कांपते हुए बोली, अभी भी तुम्हें उन लोगों की पड़ी है जिन लोगों ने हमारा ये हाल किया। ऐसे नहीं कि हमारी मदद करें और हमें कमरे में लेकर जाए। पर नहीं, तू तो हमारी ये हालत देखकर खुश हो रही होगी। तेरे जलते हुए दिल को तो ठंडक पड़ गई होगी और तुझे क्या ही चाहिए था? ये सभी तो चाहिए था तुझे। कहीं ऐसा तो नहीं अपने किसी आशिक से तूने ही ये सब करवाया हो, मानव के जाने का फायदा उठा रही हो। सृष्टि तुरंत अपना सिर ना में हिलाती हुई बोली, आप ये कैसी बातें कर रही है माँ जी? मैं भला ये सब क्यों करवाऊंगी? मैं आप लोगों की ऐसी हालत क्यों करवाऊंगी? मुझे तो आप लोगों की हालत देखकर रोना आ रहा है। विनी उसे शक भरी नजरों से देखते हुए बोली, अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ कि हम पूरी रात गायब थे, कल से हम घर पर नहीं है, तो तुमने ये पता लगाने की कोशिश नहीं की हम हैं कहाँ पर? और मुझे इस बात का भी जवाब दो कि उन लोगों ने हमारे साथ इतना बुरा सलूक किया, लेकिन तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक हो और इस घर में आराम फरमा रही हो, तुम्हें उन लोगों ने कुछ क्यों नहीं कहा? तुम भी तो इस घर की मेंबर हो ना। सृष्टि का चेहरा डर से कांपने लगा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये सब किसने किया, और अगर ये सब प्रलय ने किया है तो क्यों? उसे प्रलय पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सृष्टि हड़बड़ाते हुए बोली, आप मेरा यकीन कीजिए माँ जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं करवाया। मैं तो आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, आप लोगों की बहुत इज्जत करती हूँ। मुझे आप लोगों की बहुत फिक्र हो रही थी। मैंने आसपास के लोगों से पता भी किया लेकिन आपके बारे में कुछ पता नहीं चला, तो मुझे खुद समझ नहीं आया मैं क्या करूं। अभी थोड़ी देर बाद मैं पुलिस स्टेशन आप लोगों के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाने ही जा रही थी। संतोष जी गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, रिपोर्ट तो मैं लिखवाऊंगी उस इंसान के खिलाफ जिसने हमारे साथ ये किया। मैं भी देखती हूँ आखिर है कौन वो शैतान जिसने हम लोगों के साथ ये घटिया हरकत की है। ये बोलते हुए वो अपनी जगह से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने पैरों पर दबाव डाला वो तुरंत नीचे की तरफ वापस गिरी और एक बार फिर से उनकी दर्द से चीख निकल गई। राघव जी किसी तरह हिम्मत कर खड़े हुए और फिर उन्होंने और सृष्टि दोनों ने ही संतोष जी को संभाला और उन्हें कमरे में लेकर गए। विनी भी किसी न किसी तरह अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने रूम में चली गई थी। सृष्टि उन लोगों को रूम में छोड़कर तुरंत किचन में आए और उनके लिए मरहम पट्टी का इलाज करने लगी। उसने उन लोगों की चोटों के लिए हल्दी और कई आयुर्वेदिक चीज डालकर लेप बनाया और जल्दी से संतोष जी और राघव जी के कमरे में गई। लेप और दवाएं उन्हें देने के बाद वो उन्हें देखते हुए बोली, मैं अभी आप लोगों के लिए गर्मा गर्म दूध तैयार करके लाती हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से किचन में आए और उनके लिए दूध और नाश्ते का इंतजाम करने लगी। मन ही मन रहकर वो प्रलय के बारे में सोच रही थी। उसने सोच लिया था कि वो प्रलय से फोन करके पूछेगी कि उसने ये सब क्यों किया, क्योंकि उसे यकीन था कि ये सब प्रलय ने ही किया है। वो मन ही मन बोली, आपने ये सब ठीक नहीं किया मिस्टर राणा। मेरे सामने आप कितने भोले भाले और मासूम बनते हैं, कितना अच्छा होने का दिखावा करते हैं और आपकी हकीकत ये है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था
आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा कि आपने मेरे परिवार वालों के साथ ये सब क्यों किया। कुछ देर बाद वो हल्दी वाला दूध लेकर संतोष जी के कमरे में आई तो विनी भी वहीं पर थी। उन्होंने जैसे ही नाश्ते और दूध की ट्रे देखी तुरंत उस पर लपक पड़े। भूख की वजह से उन तीनों की जान निकल रही थी। वो 3 लोगों के हिसाब से ही नाश्ता बनाकर लेकर आई थी, लेकिन जब 2 ही मिनट में वो नाश्ता खत्म हो गया तो संतोष जी, विनी और राघव जी सृष्टि को एक बार फिर से देखने लगे। तो सृष्टि थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, वो मैं जल्दी ही दोपहर का खाना बना लूंगी, तब तक आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि मुझे दाल सब्जी लानी पड़ेगी, पर मैं जल्दी ही ले आऊंगी, तब तक आप लोग आराम कर लीजिए। संतोष जी गुस्से से बोली, और तुझसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है, तेरे होते हुए कभी हमें ढंग से खाना मिल जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जा दफा हो, अब मनहूसी शक्ल लेकर मेरे सामने खड़ी मत रह। संतोष जी की बात सुनकर सृष्टि ने अपना चेहरा झुकाया और रूम से बाहर आ गई। बाहर आकर आपको सीधा अपने कमरे में आई, क्योंकि वो सुबह से नहाई तक नहीं थी। वो सीधा वॉशरूम में आए और फिर कुछ देर बाद अपना रूम समेट कर वापस बाहर की तरफ आ गई, ताकि घर के बाकी कामकाज भी जल्दी से निपटा सके। उसे सब काम खत्म करके दाल सब्जी लेने बाजार भी जाना था। वहीं दूसरी तरफ राणा मैंशन, हार्दिक की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी और हार्दिक सीधा राणा मैंशन के बेसमेंट एरिया में आया। बेसमेंट एरिया जो राणा मैंशन का सबसे लग्जरियस और सबसे खूबसूरत हिस्सा था। वहां पर एक अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल और उसके बिल्कुल सामने स्नूकर टेबल और उससे कुछ ही दूरी पर टेनिस टेबल भी था। साथ ही साथ जिम के कुछ इक्विपमेंट भी रखे हुए थे और फिलहाल वहां पर लाउड म्यूजिक चल रहा था। अंदर आते ही हार्दिक की नजर सामने स्नूकर टेबल पर गई, जहां पर प्रलय इस वक्त व्हाइट शर्ट और ब्लैक लोअर पहनकर खड़ा था और उसके हाथों में स्नूकर क्यू थी, जिससे वो बॉलर्स पर निशाना लगा रहा था। जैसे ही उसने वो निशान लगाया और क्यू को आगे की तरफ किया, सारी बॉलर्स एक साथ हिली और पॉकेट के अंदर चली गई। हार्दिक मुस्कुराते हुए प्रलय के पास आया और बोला, कितने दिनों बाद तुम्हें यहाँ देख रहा हूँ, वरना आजकल तो ना जाने तुम किस दुनिया में खोए हुए हो। प्रलय ने टेबल पर झुके हुए नजर उठाकर हार्दिक की तरफ देखा और बोला, दुनिया में नहीं, उस दुनिया का नाम है सृष्टि, मेरी यूनिवर्स। ये बोलते हुए प्रलय के चेहरे पर एक बार फिर से स्माइल आ गई थी। अब तक सर्वेंट ने बॉलर्स फिर से प्लेस कर दी थी और अब एक बार फिर से प्रलय ने क्यू को आगे की तरफ किया तो वो सारी बॉलर्स एक बार फिर से पॉकेट हो गई थी। हार्दिक प्रलय के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, लेकिन अगर तू अपनी सृष्टि में खोया भी हुआ है तो इसका मतलब ये तो नहीं बाकी सबको भूल जाए। तुझे पता है, कल तूने एक मीटिंग अटेंड नहीं की जो रात को होने वाली थी और रात को तुझे मिस्टर गर्ग की पार्टी में भी जाना था, वहां भी नहीं गया। उसकी बात सुनकर प्रलय मुस्कुराया और स्नूकर क्यू छोड़कर वहां बने हुए पूल एरिया में आया और सामने बिल्कुल नीले पानी की तरफ देखते हुए बोला, प्रलय राणा को अपनी सृष्टि के अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, और प्रलय राणा सिर्फ वहां जाता है जहां जाने से उसका फायदा हो। यूं ही हर जगह पर जाता रहेगा तो प्रलय राणा की वैल्यू ही क्या रह जाएगी। ये बोलकर प्रलय ने अपनी शर्ट उतार कर साइड में फेंकी और अचानक ही उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट तैर गई। टी शर्ट उतारने वक्त सृष्टि का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा था। हार्दिक अब उसके पीछे पीछे पूल एरिया की तरफ आया और बोला, चलो ये बात भी सही है, लेकिन ये बताओ कि कल क्या हरकत की है तुमने। सृष्टि के घर वालों को पिटवा दिया, मतलब अगर उन लोगों को पता लगा कि ये सब तुमने किया है तो तुम जानते भी हो क्या हो सकता है। प्रलय जो पूल के अंदर जा चुका था वो एकदम से पानी से अपना सिर बाहर निकाल कर किनारे पर आया और हार्दिक की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन उन्हें बताएगा कौन? अगर उन्हें पता लग गया तो भी वो मेरा क्या ही कर लेंगे। उनकी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की भी, मेरा कुछ बिगाड़ना तो दूर की बात। ये बोलकर प्रलय पीछे की तरफ पानी में गिरने लगा, लेकिन तभी हार्दिक बोला, वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं प्रलय, लेकिन तेरी यूनिवर्स, उसका क्या? तू जानता है जब कोई इंसान गुस्से में हो तो वो सबसे ज्यादा गुस्सा किस इंसान पर उतारता है? उस पर जो सामने से ना ही कोई जवाब दे सकता है और ना ही किसी से कुछ कह सकता है। सृष्टि उन लोगों में से है जो सब कुछ होते हुए भी बेबस है, और बेबस लोगों के साथ रहने वाले लोग उन्हें इंसान नहीं अपना गुस्सा निकालने का जरिया समझते हैं। अगर उन लोगों ने सृष्टि के साथ कुछ, अभी हार्दिक बोल ही रहा था कि प्रलय की गुस्से से मुठियां कसने लगी। उसने वही साइड में रखा हुआ एक कांच का गिलास उठाया और उसे जोर से हार्दिक की तरफ फेंका। हार्दिक ने उसे गिलास को एक झटके से कैच किया, वरना वो गिलास सीधा उसके चेहरे पर आकर लगता। वो एकदम हैरान रह गया। प्रलय का गुस्सा तो उसने पहले भी बहुत बार देखा था, लेकिन ये गुस्सा बहुत अलग था। प्रलय गुस्से से कांपते हुए बोला, आइंदा मेरे सामने बकवास करने से पहले 2 बार सोच लेना हार्दिक। कोई और होता तो मैं उसकी तरफ ये गिलास नहीं फेंकता और उसके साथ मैं क्या करता, ये तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। उसकी बात सुनकर हार्दिक बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, तुम पागल हो गए हो प्रलय। वो शादीशुदा है और एक शादीशुदा लड़की के लिए तुम्हारा ऑब्सेशन तुम्हें सच में पागल कर देगा।
अभी वो बोल ही रहा था कि प्रलय फुर्ती से पूल से बाहर आया और अगले ही पल उसने हार्दिक के पास आकर उसके गले को पकड़ लिया और उसे खींचते हुए पीछे की तरफ ले गया। हार्दिक पीछे दीवार से लगा और प्रलय उसके चेहरे पर झुककर बेहद गुस्से से बोला, लगता है तुम्हें प्यार से मेरी बात समझ में नहीं आई हार्दिक। तू दोस्त है मेरा, दोस्त बनकर रहा कर, मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर। अगर मैं सृष्टि के लिए पागल हूं तो पागल ही सही, लेकिन पागलपन तो मेरा सृष्टि के लिए रहेगा ही, और वो क्या है क्या नहीं, आई डोंट केयर, बस इतना पता है कि वो मेरी है। ये बोलते हुए प्रलय के चेहरे पर बेहद खतरनाक एक्सप्रेशंस थे। हार्दिक अब कुछ बोलने लायक रह ही नहीं गया था। कुछ देर बाद सृष्टि सड़क के किनारे थी और उसके हाथ में एक बैग था जो फिलहाल खाली था। वो सामने की तरफ देखते हुए चले जा रही थी। तभी एक गाड़ी उसके पीछे पीछे आए और उसकी बैक सीट से एक शख्स बाहर निकला और उसने सृष्टि के पीछे से आकर उसके मुंह पर अपना हाथ रखा और उसे गाड़ी में लेकर बैठ गया। सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। आखिर किसने किया सृष्टि का किडनैप? 32 प्रलय स्लैप सृष्टि। सृष्टि सड़क पर चले जा रही थी। उसके हाथ में एक छोटा थैला था। वो दाल सब्जी लेने के लिए बाजार की तरफ आई हुई थी, लेकिन फिलहाल वो मार्केट की तरफ जा ही रही थी कि तभी एक गाड़ी बिल्कुल उसके पास आकर रुकी और गाड़ी की बैक सीट में से एक शख्स बाहर निकला और उसने पीछे से आकर सृष्टि के मुंह पर अपना हाथ रखा और उसे लगभग से खींचते हुए गाड़ी के अंदर ले गया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि सृष्टि को कुछ पता ही नहीं चला और सड़क पर ज्यादा लोग भी नहीं थे, इसलिए किसी और को भी कुछ पता नहीं चला। लेकिन जैसे ही सृष्टि गाड़ी के अंदर बैठी, उसकी आंखें बड़ी हो गई क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं, खुद प्रलय था। प्रलय को देखकर वो गुस्से से बोली, ये क्या हरकत है मिस्टर राणा, आप ऐसे मुझे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में क्यों बिठा रहे हैं? छोड़िए मुझे नीचे उतारिए गाड़ी से। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और बोला, मैं चाहता तो तुम्हें पूरी तरह से किडनैप भी कर सकता था। सिर्फ तुम्हारे मुंह पर हाथ रखकर तुम्हें गाड़ी में नहीं बिठाता, बल्कि तुम्हारी आंखों पर भी पट्टी लगा सकता था, लेकिन मैं बेवजह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो मैं करना चाहता हूँ वो तुम मुझे करने नहीं दोगी। प्रलय की बात सुनकर सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसने आगे की तरफ देखा जहां पर एक ड्राइवर बैठा था और उसने अपनी नजरें हल्की से झुकाई हुई थी। तभी प्रलय ने पार्टीशन ऑन किया और अब सृष्टि की आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गई क्योंकि उसे सामने कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। वो गाड़ी कम और उसके लिए एक रूम ज्यादा लग रही थी जिसमें सिर्फ प्रलय और सृष्टि थे। वो एक बार फिर से प्रलय की तरफ देखने लगी तो प्रलय ने तुरंत सीट पर अपने आप को पसारते हुए सृष्टि की गोद में अपना सिर रख दिया और बोला, तो कैसा लगा? उसके सवाल पर सृष्टि को ऐसा लगा जैसे वो पूछ रहा हो कि उसने जो उसके ससुराल वालों के साथ क्या किया वो उसे कैसा लगा। वो गुस्से से बोली, निहायत ही बदतमीज है आप। आपको पता है आपने कितना बड़ा पाप किया है? यूं ही किसी पर हाथ उठाना, किसी को दर्द में तड़पाना, किसी के साथ इतना बुरा सलूक करना कितनी बुरी बात होती है, कितना बड़ा गुनाह होता है। और आपने ये सब किया क्यों? किसने हक दिया आपको मेरे घर वालों को इस तरह से परेशान करने का? उसकी बात सुनकर प्रलय समझ चुका था कि सृष्टि किस बारे में बात कर रही है, लेकिन वो बिल्कुल अनजान बनते हुए बोला, मैंने कौन सा गुनाह किया है? मैंने कौन सा किसी को दर्द दिया है? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। सृष्टि से घूरते हुए बोली, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं मिस्टर राणा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कीजिए। माना मैं आप जितनी चालाक नहीं हूँ, लेकिन इतनी बेवकूफ भी नहीं हूँ कि आपकी हरकतों को समझ ना पाऊँ। प्रलय गुस्से से बोला, यहाँ पर मैं कुछ और करने की सोच रहा हूँ और तुम बेवजह मुझ पर इल्जाम लगाए जा रही हो। ये सब बातें बंद करो और ये बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। उसका सवाल सुनकर सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। प्रलय ये कैसा ही सवाल उससे पूछ रहा था, लेकिन उसके सवाल पर उसने एक नजर प्रलय की तरफ देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। प्रलय ने सिर्फ सैंडो पहना हुआ था, उसने शर्ट नहीं पहनी हुई थी। उसे यूं देखकर सृष्टि का मुंह खुला का खुला रह गया। प्रलय मुस्कुराया और बोला, वैसे तो कपड़ों का ढेर है मेरे पास, लेकिन अब से मुझे शर्टलेस ही रहना है। मैं भी देखता हूं तुम कितना ही टाइम मुझे इग्नोर करती हो। सृष्टि गुस्से से बोली, ये सब क्या बदतमीजी है मिस्टर राणा? आप ना सच में पागल है। आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको इस वक्त ट्रीटमेंट की जरूरत है। प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, मेरी तो डॉक्टर भी तुम और मेरा ट्रीटमेंट भी तुम। सृष्टि गुस्से से बोली, देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मुझे गाड़ी से उतार दीजिए या फिर पहले शर्ट पहनिए और फिर मुझसे बात कीजिए। प्रलय बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, ऑप्शन रिजेक्ट। कोई और ऑप्शन है तो बताओ, वरना ऑप्शंस मैं तुम्हें दे देता हूँ। सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपके साथ बात करना ही फिजूल है। अब बस मुझे गाड़ी से उतारिए। प्रलय बिना उसकी बात का जवाब दिए अपनी बात करते हुए बोला, वैसे तो मैं तुम्हें बहुत सारे ऑप्शन दे सकता हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें कोई ऑप्शन नहीं दूंगा। अब सिर्फ डिसीजन होगा, और क्या डिसीजन होगा ये तुम्हें अभी 5 मिनट में पता चल जाएगा। उद्धरण चिन्ह।
सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी क्योंकि इस वक्त प्रलय जो बात कह रहा था वो कहते वक्त उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस थोड़े सख्त थे। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एक रिजॉर्ट के बाहर रुकी तो सृष्टि की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई। उसे थोड़ा डर लगने लगा था क्योंकि वो सिर्फ सब्जी लेने मार्केट की तरफ आई थी और उसे जल्द से जल्द घर पहुंचना था। वो प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज आप मुझे मेरे घर के पास ड्रॉप कर दीजिए या फिर मैं खुद ही यहाँ से चली जाती हूँ। मैं ज्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकती। अगर किसी को पता लगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय साइड में रखी हुई अपनी शर्ट लेकर गाड़ी से बाहर निकल गया। सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। प्रलय शर्ट पहनते हुए ही उसकी तरफ आया और गाड़ी का दरवाजा खोलकर बोला, तुम्हारे सामने शर्टलेस रहना है मुझे, बाकी सबके सामने नहीं। क्योंकि अगर बाकी सबके सामने शर्टलेस रहा तो प्रॉब्लम तुम्हें ही होगी जाना। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बेहद दिलकश मुस्कुराहट थी जिसे देखकर एक पल के लिए सृष्टि भी अपनी प्रॉब्लम्स भूल गई। प्रलय ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो सृष्टि ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। उसका दिल इस वक्त जोरों से धक धक कर रहा था। वो कुछ सोच समझ ही नहीं पा रही थी और वही उसे गाड़ी से बाहर निकालकर प्रलय उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, वैसे तो ये सब मैं बहुत ग्रैंड वे में प्लान करने वाला था लेकिन फिलहाल अब मैं खुद को और रोक नहीं सकता इसीलिए। अभी वो बोल ही रहा था कि सृष्टि की नजर अपने आसपास गई जहां पर नीचे पूरी जमीन फूलों से ढकी हुई थी। बहुत बड़े बड़े हॉट रेड रोजेस की पंखुड़ियां के साथ बनाए गए थे। हालांकि शाम का वक्त था लेकिन फिर भी सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा था। सामने की तरफ बलून से डेकोरेशन की हुई थी और सामने बना हुआ पूल बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। उसे भी गुलाब के पंखुड़ियां से ही डेकोरेट किया गया था और सामने एक टेबल भी था जिस पर एक शैंपेन की बोतल रखी हुई थी और साथ ही 2 गिलास। उसके साथ ही एक छोटा सा बॉक्स पड़ा था जो गिफ्ट बॉक्स लग रहा था। ये सब देखते हुए सृष्टि हैरान रह गई। वो प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, ये सब क्या है मिस्टर राणा? प्रलय मुस्कुराया और बोला, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया यूनिवर्स। कोई बात नहीं, बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। ये बोलकर उसने सृष्टि का हाथ पकड़कर उसे आगे की तरफ लेकर जाना शुरू किया तो जैसे जैसे सृष्टि के कदम चलने लगे वैसे वैसे साइड में खड़े म्यूजिशियन म्यूजिक बजाने लगे। वो सब देखकर सृष्टि का दिल कांप रहा था। अगर किसी ने उसे यहाँ पर देख लिया तो आफत आ जाएगी। ये सोचकर ही उसने अपना हाथ प्रलय से खींचना चाहा लेकिन प्रलय में उसे घूरकर देखकर बोला, मुझे जो चीज करनी होती है ना यूनिवर्स, वो मैं करके रहता हूँ और अगर उस चीज में कोई रुकावट बने तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। फिर चाहे रुकावट देने वाला कोई भी क्यों ना हो, मेरी यूनिवर्स ही क्यों ना हो। उसकी धमकी से सुनकर सृष्टि का गला सूखने लगा। वो प्रलय के साथ एक बार फिर से अपने कदम बढ़ाने लगी तो प्रलय अब हल्का सा मुस्कुराते हुए उस टेबल की तरफ लेकर आया और उसे देखते हुए बोला, दिल की बात तो मैं तुम्हें कहीं भी कभी भी कह सकता हूँ लेकिन पहली बार तुम्हें ऑफिशियली प्रपोज कर रहा हूँ तो सोचा थोड़ा सा मैजिक क्रिएट किया जाए। ये बोलते हुए उसने हल्की सी दाएं तरफ अपनी नजर घुमाई तो सृष्टि ने भी उस तरफ देखा जहां पर पहले कुछ भी नहीं था लेकिन अचानक ही अब वहां पर छोटे छोटे कार्ड बनने शुरू हुई और वो कार्ड जब पूरी तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ गए तो उससे सृष्टि की एक तस्वीर बन रही थी। सृष्टि की वो तस्वीर जो आज तक प्रलय की आंखों में छपी हुई थी। अपनी ही इतनी बड़ी तस्वीर को देखकर सृष्टि ने 2-3 बार पलके झपकाए। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे लेकिन सामने जो तस्वीर बनी थी उस तस्वीर में वो बेहद खूबसूरती से मुस्कुरा रही थी। प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें पता है ये पिक्चर तब की है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तुम्हें देखा इन आंखों ने था और बस तुम दिल में गई। पिछले 2 सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था लेकिन तुम मुझे मिल ही नहीं रही थी। मिलती भी कैसे, तुम्हारे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी और मैंने सारी बात किस्मत पर छोड़ दी थी कि जब तुम मुझे मिलनी होगी मुझे मिल जाओगी। पर जब दूसरी बार तुम्हें देखा तो खुद को रोक ही नहीं पाया। बस उसी दिन तुम्हारे बारे में सब पता लगवा लिया और अब मैं तुम्हें अपनी बनाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। सो शादी करनी है मुझे तुमसे। जैसे जैसे प्रलय अपनी बात कह रहा था वैसे वैसे अब सृष्टि की फोटोज के नीचे आई लव यू के कार्ड बनते जा रहे थे लेकिन प्रलय की पूरी बात सुनते हुए सृष्टि ने उन कार्ड पर से अपना ध्यान हटाया और प्रलय की तरफ देखने लगी। वो प्रलय की तरफ देखते हुए लड़खड़ाती लेकिन धीमी सी आवाज में बोली, मैं शादीशुदा हूँ मिस्टर राणा। प्रलय बेफिक्री से बोला, वो शादी मेरी नजरों में शादी नहीं है और उस शादी को तोड़ने का इंतजाम भी मैंने कर लिया है। ये बोलते हुए उसने टेबल पर रखे हुए कुछ पेपर उठाए और उन्हें सृष्टि की तरफ बढ़ा दिया। सृष्टि बस एकटक प्रलय और उन पेपर्स की तरफ देखे जा रही थी। प्रलय सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, साइन करो इन पर। ये तुम्हारे और मानव के डिवोर्स पेपर्स हैं। तुम्हारे पेपर्स पर साइन होते ही मानव से इन पर साइन मैं खुद ब खुद ले लूंगा और तुम दोनों के साइन होते ही डिवोर्स भी हो जाएगा और जल्द से जल्द हमारी शादी। प्रलय की बातें सुनते सृष्टि के होश उड़ चुके थे। प्रलय ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, बहुत से ख्वाब देख रखे हैं मैंने यूनिवर्स और अब उन ख्वाबों को पूरा करने का वक्त आ गया है और मेरा सबसे बड़ा ख्वाब जो तुम खुद हो अब वो भी पूरा होगा।
प्रलय राणा का प्यार प्रलय राणा की बाहों में होगा, उसके पास और उसके साथ होगा। सृष्टि ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से प्रलय की तरफ देखा और एक झटके से उसे खुद से अलग कर दिया। सृष्टि का रिएक्शन देखकर प्रलय मुस्कुराया और बोला, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो मुझे? वेलिन पेपर्स पर साइंस तो होते रहेंगे, पहले मैं तुम्हें तो अपना बना लूं। ये बोलकर प्रलय घुटनों के बल नीचे बैठा और सृष्टि की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। सृष्टि अभी भी बस एकटक उसे देख रही थी। उसका चेहरा हल्का हल्का कांप रहा था। जब सृष्टि ने अपना हाथ प्रलय की तरफ नहीं बढ़ाया तो प्रलय ने खुद उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ा और अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालकर उसकी रिंग फिंगर में पहना दी। सृष्टि का हाथ एकदम से कांप उठा। अगले ही पल उसने तुरंत अपना हाथ प्रलय से खींचा और बोली, सोचिएगा भी मत। ये सब मुझे नहीं पता था मिस्टर राणा कि आप जो मेरे साथ बेफिजूल की बातें कर रहे हैं उसके लिए आप इस हद तक जाएंगे। उन बातों के लिए अब इस हद तक सीरियस होंगे। लेकिन आप बेशक से कुछ भी सोचिए, कुछ भी कीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं मानव को डिवोर्स नहीं दूंगी। मानव की बीवी हूं मैं, उनसे शादी हुई है मेरी, और अब ये शादी तब टूटेगी जब मैं अपनी आखिरी सांस। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय तुरंत अपनी जगह से ऊपर की तरफ उठा और अचानक ही उसने सृष्टि का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। उसने बहुत ज्यादा कसकर सृष्टि का चेहरा पकड़ा हुआ था और सृष्टि की आंखों से आंसू लगातार बहता जा रहे थे। प्रलय भी पूरी तरह से कांप रहा था और उसके चेहरे की नसें उभर रही थी। प्रलय दांत पीसते हुए बोला, ऐसा कुछ मत कह देना यूनिवर्स, जो मैं सुनना नहीं चाहता। सृष्टि ने उसे जोर से धक्का दिया और बोली, सुनना पड़ेगा आपको। आज तक मैं आपकी बातें सुनती आई हूं, लेकिन आज आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। जरा होश में आइए मिस्टर राणा, ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलिए। आपके सामने जो लड़की खड़ी है ना, उसका नाम है सृष्टि मानव वर्मा, और सृष्टि मानव वर्मा के नाम से ये मानव वर्मा तब हटेगा जब वो एक इंसान नहीं, वो एक लाश बन जाएगी। अभी वो बोल ही रही थी कि एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर लगा। क्या प्रलय के प्यार पर हावी पड़ेगा प्रलय का ऑब्सेशन? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय ऑब्सेसिव लवर। चैनल लिंक https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/00298 oxfl 9 cddbfmc5 yo 3 tch33 you have to be mine। रिजॉर्ट में प्रलय ने जैसे ही सृष्टि की बात सुनी, उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा और उसने गुस्से में आकर सृष्टि पर अपना हाथ उठा दिया। सृष्टि का चेहरा एक तरफ को हो गया और प्रलय की उंगलियों के निशान उसके गाल पर आ गए। जैसे ही प्रलय ने वो देखो, उसने कसकर अपनी मुट्ठी बंद की और तुरंत सृष्टि का चेहरा अपने हाथों में थामने के लिए आगे की तरफ आया, लेकिन वो सृष्टि को हाथ लगाता और उससे कुछ कहता उससे पहले ही सृष्टि ने नमी भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और बोली, मैंने सोचा था आप में और मानव में बहुत फर्क है, लेकिन आप भी मानव ही निकले। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू गिर गए थे और वो तुरंत वहां से भागते हुए बाहर की तरफ चली गई। उसकी बात सुनकर प्रलय एकदम सुन्न रह गया। उसने जोर से अपना हाथ टेबल पर पटका और गुस्से से गहरी सांसें लेने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने सृष्टि पर अपना हाथ कैसे उठा दिया। जिस पर वो खरोंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, उस पर उसने खुद ही हाथ उठा दिया। उसका गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर होता जा रहा था। उसकी नज़र सामने टेबल पर रखे हुए गिलास पर गई और उस गिलास को उसने अपने हाथों में उठा लिया। वो गिलास इस वक्त उसके हाथों में इतना ज्यादा कसा हुआ था कि तड़क की आवाज के साथ ही वो गिलास एकदम से टूटा और कांच प्रलय के हाथों में चुभ गया। उसके हाथ से खून बहने लगा था। वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोला, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं अपनी यूनिवर्स पर कैसे हाथ उठा सकता हूँ? वो यूनिवर्स है मेरी, मैं उसे तकलीफ कैसे दे सकता हूँ? पर वो क्यों नहीं समझती? वो मेरी यूनिवर्स है, उसे मेरा होना है और मेरा होने के लिए उसे मानव को तो छोड़ना पड़ेगा ना। नहीं, मैं मानव को उसके साथ नहीं रहने दूंगा। मुझे मेरी यूनिवर्स चाहिए, मतलब चाहिए। मेरी यूनिवर्स को मेरे अलावा और कोई देख भी नहीं सकता, उसके साथ रहना तो दूर की बात। तुम्हें मेरा होना ही होगा यूनिवर्स। यू हैव टू बी माइन। जहां एक तरफ प्रलय गुस्से से पागल हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ सृष्टि की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और वो बस सड़क पर दौड़े जा रही थी। आज तक प्रलय ने उसके साथ कोई बदतमीजी, कोई जबरदस्ती नहीं की थी। कभी उसे उन नजरों से नहीं देखा था कि सृष्टि को कुछ तकलीफ हो, लेकिन जब आज उसने सृष्टि पर हाथ उठाया तो वो थप्पड़ सिर्फ सृष्टि के गाल को नहीं, जैसे उसके दिल को लगा था, जो धीरे धीरे प्रलय के रंग में रंग रहा था। हालांकि इस बात का एहसास सृष्टि को नहीं था, लेकिन उसके दिल में प्रलय अपनी जगह बन चुका था। वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, अब मैं कभी आपके सामने नहीं आऊंगी। आप बहुत बुरे हैं मिस्टर प्रलय राणा, बहुत बुरे। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, कभी आपकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखूंगी। मैं मानव को कभी डिवोर्स नहीं दूंगी और मानव के अलावा इस सृष्टि पर कभी किसी का हक नहीं होगा। वो रोते हुए ये सब बोल ही रही थी कि एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। जैसे ही वो गाड़ी उसके सामने आकर रुकी, वो एकदम से चौंक गई और डर उसके चेहरे पर झलकने लगा। अगले ही पल उसे गाड़ी की ड्राइविंग सीट से प्रलय बाहर निकला और उसके सामने आकर खड़ा हुआ। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, गाड़ी में बैठो। सृष्टि चुपचाप उसे देख रही थी।
जब प्रलय की बात खत्म हुई तो वो उसके बगल में से होकर जाने लगी, लेकिन प्रलय ने कसकर उसका हाथ पकड़ा। जैसे ही प्रलय ने उसका हाथ पकड़ा, सृष्टि को अपनी कलाई पर कुछ गीला गीला महसूस हुआ। उसने तुरंत प्रलय की हाथ की तरफ देखा तो उस पर से खून अभी भी तेजी से बह रहा था। वो एकदम हैरान रह गई। वो तुरंत बोली, ये क्या है मिस्टर राणा, आपके हाथ से खून खून। ये बोलते हुए उसने प्रलय के हाथ को अपने हाथ में थाम लिया था। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बड़ी इंटेंस वॉइस में बोला, तुम्हें दर्द दिया था तो इतना तो खुद के लिए भी बनता था ना यूनिवर्स। उसकी बात सुनकर सृष्टि एक बार फिर से उसकी तरफ देखती ही रह गई। वो गुस्से से बोली, आप पागल है क्या मिस्टर राणा, ऐसे कोई खुद को दर्द देता है क्या? आपको बैंडेज करवानी होगी। आपकी गाड़ी में मेडिकल बॉक्स होगा ना, प्लीज जल्दी से उसे निकालिए। अपने हाथ में दवा लगाए, आप इसे साफ कीजिए, इस पर पट्टी बांध दिए। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, इस पर तो पट्टी बांध लूंगा, लेकिन जो तकलीफ मैंने तुम्हें दी है उसका मरहम। उसका सवाल सुनकर सृष्टि ने एक बार फिर से नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, मुझे कोई दर्द हुआ ही नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, बहुत जोर से मारा था मैंने, दर्द भी हुआ होगा और तकलीफ दिल में हुई होगी। सृष्टि एक बार फिर से बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, तकलीफ अपनों से होती है मिस्टर राणा, और आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय एक बार फिर से गुस्से में कंट्रोल खोने लगा। उसका चेहरा कांप रहा था। उसने सृष्टि के सिर के पीछे अपना हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींचा और बोला, तुम क्यों ये सब बोल रही हो? तुम्हें पता है ना मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर क्यों बोले जा रही हो? हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी ये बोलने की कि मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं? अगर इस यूनिवर्स का किसी के साथ कोई रिश्ता है ना, तो वो प्रलय है, और अगर हम दोनों के बीच कभी कोई और आया ना, तो ये प्रलय उसकी जान ले लेगा। तुम सिर्फ मेरी हो, मतलब सिर्फ मेरी हो। तुम्हारे साथ तो क्या, तुम्हारे होठों पर भी किसी का नाम मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी वो बोल ही रही थी कि सृष्टि ने एक बार फिर से उसे धक्का दिया और बोली, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर आप मेरे होठों पर किसी का नाम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो मैं भी मानव के अलावा किसी की तरफ नजर उठाकर नहीं देख सकती। क्यों आप मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हैं? क्यों आए हैं आप इस सृष्टि के पास? कोई प्रलय बनकर नहीं आ सकता हम दोनों के बीच। कोई रिश्ता नहीं रखना मुझे आपके साथ, नहीं होना आपकी। जितनी जल्दी आप इस बात को समझ लेंगे, आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। ये बोलते हुए सृष्टि भी गुस्से से कांप रही थी। उसने अपने आसपास अपना चेहरा घुमाया तो उसे कई लोग वहां पर भीड़ बनकर खड़े होते हुए दिखाई दिए। कुछ लोगों के हाथ में तो फोन भी था। वो एकदम से डर गई और प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, मुझे लोगों के सामने ना अपना तमाशा बनाना है और ना आपका मिस्टर राणा। मैं जा रही हूँ यहाँ से, प्लीज मुझे जाने दीजिए। उसकी बात सुनकर प्रलय ने अपने आसपास तो नहीं देखा, लेकिन सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, और जो मेरे दिल को इस वक्त तकलीफ हो रही है वो। सृष्टि बिना किसी भाव के बोली, वो तकलीफ मैंने आपको नहीं दी। मैंने आपसे नहीं कहा कि मुझे प्यार कीजिए और ना ही मुझे आपका प्यार चाहिए, और आइंदा प्लीज मेरे साथ इस तरह की बातें मत कीजिएगा। अगर आपको मेरे साथ एक बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता रखना है तो ठीक, वरना मैं कल से जॉब पर भी नहीं आऊंगी। ये बोलते हुए सृष्टि ने अपना चेहरा झुका रखा था। प्रलय ने गुस्से से अपनी मुठिया कस ली। वो सृष्टि के बेहद करीब हुआ और बोला, उसे कद्र मेरी नहीं उस भीड़ की थी जिसका तमाशा बना मैं, पर मोहब्बत मेरी फिर भी उसे किसी की नजरों में बदकिरदार बनने नहीं देगी। ये बोलकर प्रलय ने सृष्टि का हाथ थामा और उसे लेकर चुपचाप गाड़ी की तरफ बढ़ गया। सृष्टि कुछ बोल ही नहीं पाए। इस वक्त उसका दिल बुरी तरह से कांप रहा था। सृष्टि को गाड़ी की पैसेंजर सीट पर बिठाकर प्रलय तुरंत ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन तब तक बहुत से लोगों ने उन्हें देख लिया था और उनमें से एक थी सृष्टि की नंदविनी की खास दोस्त कामिनी। कुछ देर बाद प्रलय की गाड़ी सृष्टि के घर से कुछ ही दूरी पर रुकी। सृष्टि चुपचाप अपना चेहरा झुकाकर गाड़ी की सीट पर बैठी थी। प्रलय ने एक पल के लिए भी उसका हाथ नहीं छोड़ा था। उसके हाथ से लगातार खून बह रहा था, जो सृष्टि के हाथ पर भी लग रहा था, लेकिन सृष्टि ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला हुआ था। जो लड़की किसी को हल्की सी तकलीफ में भी नहीं देख सकती थी, आज वो उस इंसान का खून बहते हुए बर्दाश्त कर रही थी, जिसके दिल में सिर्फ वो खुद थी, और उसके खुद के दिल में भी अब वो शख्स अपना घर बनाने लगा था। लेकिन शायद खुद को सख्त करना इस वक्त सृष्टि के लिए बहुत जरूरी था। सृष्टि ने गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए अपना हाथ दरवाजे की तरफ बढ़ाया। तभी प्रलय बोला, मैं शांत हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझ लेना कि तुम्हारी बातें चुपचाप मान ली मैंने। सृष्टि तो इस प्रलय की होकर ही रहेगी। मैं भी देखता हूँ उसे कौन रोकता है। और रही बात हमारे बीच बॉस एम्प्लॉय होने का रिश्ता, तो ये तो कभी ना था, ना होगा और ना ही कभी मैं होने दूंगा। कल होली पार्टी है, मुझे मेरी दी हुई ड्रेस में तुम होली पार्टी में चाहिए हो, और नहीं आई तो कल प्रलय खुद को रोक नहीं पाएगा। ये बात याद रखना। उसकी बात सुनकर सृष्टि एकटक उसकी तरफ देखती ही रह गई।
प्रलय ने अब उस पर से अपना हाथ हटा लिया तो सृष्टि तुरंत गाड़ी से बाहर निकली और आगे की तरफ बढ़ गई। प्रलय अभी भी अपनी गाड़ी में बैठा सृष्टि की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों के सामने अचानक से वो पल घूम गया जब उसने सृष्टि पर अपना हाथ उठाया था। उसने एक बार फिर से अपना हाथ जोर से स्टीयरिंग पर दे मारा और गुस्से से बड़ी ही रफ ड्राइविंग करते हुए वहां से चला गया। सृष्टि जैसे ही वर्मा हाउस में अंदर आई, उसे एहसास हुआ कि वो लेने तो दाल सब्जी गई थी, लेकिन आते वक्त अब उसके हाथों में कुछ भी नहीं था। उसका चेहरा डर से कांपने लगा। वो वापस बाहर जाती उससे पहले ही संतोष जी बाहर की तरफ आए और बोली, इतना वक्त कहाँ लग गया तुझे? कहाँ गई थी? किसके साथ थी? उनके सवाल सुनकर सृष्टि का डर और भी ज्यादा बढ़ गया। संतोष जी उसके पास आए और उसके खाली हाथों की तरफ देखते हुए बोली, तू तो सब्जी लेने गई थी ना? कहाँ है सब्जी? सृष्टि कांपती हुई आवाज में बोली, वो मैं शायद भूल गई। अभी वो बोल ही रही थी कि एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर आकर लगा और सृष्टि सीधा जमीन पर जाकर गिरी। संतोष जी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, गई थी तो सब्जी लेने और तो सब्जी लाना ही भूल गई। सीधा क्यों नहीं कहती कि आजकल तेरा ध्यान कहीं और हो रहा है? बता मुझे, किसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही है तू? बोलते हुए वो सीधा जमीन पर सृष्टि के ऊपर झुकी और उसे बालों से कसकर पकड़ लिया। सृष्टि रोते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, मेरा यकीन कीजिए, वो मेरी तबीयत खराब थी तो मुझे चक्कर आ रहे थे, मैं इसलिए घर वापस आ गई। वो मैं दुकान पर ही सामान भूल आई। संतोष जी गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, लेकिन मेरी छाती पर बैठकर मूंग दलना तो कभी नहीं भूलती, मेरा खून पीना तो कभी नहीं भूलती। जब से इस घर में आई है तब से मनहूसियत फैला रखी है, वो मनहूसियत फैलाना तो कभी नहीं भूलती। सृष्टि रोते हुए बोली, आप मुझे बस 10 मिनट दीजिए, मैं अभी वो सामान लेकर आती हूँ। संतोष जी मुंह बनाते हो बोली, हाँ तुझे एक बार फिर से जाने दूं। एक बार गई तो 2 घंटे नहीं आए, इस बार गई तो कहीं हमारे नाम को मिट्टी में मिलाकर अपने किसी यार के साथ भाग न जाए। इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं, दफा हो जा यहाँ से, मैं खुद मंगा लूंगी सामान जो मुझे चाहिए, जाकर बाकी की तैयारी कर। उनकी बात सुनकर सृष्टि ने अपना सिर हाँ में हिलाया और अपनी जगह से उठकर किचन की तरफ आ गई। किचन की तरफ आते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जो दिल में हो रही तकलीफ को भी बयां कर रहे थे। रात के तकरीबन 11 बजे राणा मैंशन के पार्किंग एरिया में आकर हार्दिक की गाड़ी रुकी और वो तुरंत ड्राइविंग सीट से बाहर निकलकर दूसरी सीट की तरफ आया और उसमें से प्रलय को बाहर निकाला। उसने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा हुआ था और उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। आंखें लगभग से बंद हो चुकी थी लेकिन होठों पर अभी भी यूनिवर्स नाम बार बार आ रहा था। प्रलय ने अचानक ही हार्दिक को जोर से धक्का दिया और बोला, छोड़ मुझे मेरी यूनिवर्स के पास जाना है, मेरी यूनिवर्स मुझसे नाराज है, आज मैंने उस पर हाथ उठाया, मेरा नाजुक सा फूल थी वो और मैंने उस फूल को चोट पहुंचा दी। ये बोलते हुए वो बाहर दरवाजे की तरफ जाने लगा था। हार्दिक ने तुरंत आकर उसे संभाला और बोला, प्लीज यार प्रलय, संभाल खुद को, अंदर चल मेरे साथ। ये बोलते हो उसने एक बार फिर से प्रलय का हाथ अपने कंधे पर रख लिया और उसे अंदर लेकर जाने लगा। प्रलय बड़बड़ाते हुए बोला, मुझे मेरी सृष्टि के पास जाना है, मेरी यूनिवर्स, वो रो रही होगी, मुझे उसे चुप कराना है। हार्दिक उसे समझाते हुए बोला, नहीं रो रही होगी तेरी यूनिवर्स बहुत समझदार है, तेरा गुस्सा दिल पर नहीं लगाएगी। प्रलय गुस्से से बोला, अगर वो इतनी ही समझदार है तो उसे ये क्यों नहीं समझ में आता कि इस दिल पर वो लग गई है, इस तरह से लग गई है कि अब उसके अलावा मुझे कोई दिखाई ही नहीं देता। मेरा दिल उसके लिए तड़पता है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? उसे क्यों नहीं समझ आता कि ये प्रलय जान दे सकता है उस पर? वो मुझे नहीं मिली ना तो पहले मैं उसे मारूंगा और फिर खुद को, ना उसे रहने दूंगा ना खुद को। ये बोलते हुए प्रलय हार्दिक के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। इस वक्त उसने इतनी ज्यादा ड्रिंक की हुई थी कि वो बिल्कुल भी अपने होश में नहीं था। हार्दिक उसे सीधा उसके कमरे में लेकर आया। कुसुम जी प्रलय का इंतजार करके सो चुकी थी। हार्दिक ने प्रलय को बेड पर लिटाया और उसकी हालत देखकर मन ही मन बोला, ये तुझे क्या हो गया प्रलय? मैं हमेशा चाहता था कि तेरी यूनिवर्स तेरी जिंदगी में आ जाए, लेकिन तेरी हालत देखकर लगता है कि शायद मैंने गलत दुआ कर दी। सृष्टि उन लड़कियों में से नहीं है जो अपने पति की बदतमीजी का जवाब दे, उनके लिए तो उनके पति उनका भगवान होता है। बेशक से वो हरकतें हैवान वाली क्यों ना करें, और ऐसे में तेरा गुस्सा तुम दोनों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। मुझे लगता है मुझे ही सृष्टि से बात करनी होगी। क्या प्रलय का गुस्सा और सृष्टि की मजबूरी बनेगी उन दोनों के एक होने में रुकावट? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय ऑब्सेसिव लवर चैनल। लिंक https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/00298 oxfl 9 cddbfmc 5 yo 3 tch34 सृष्टि इन अ ट्रैप। सुबह का वक्त। सृष्टि अपने बेड पर सोई हुई थी। उसने अपनी आंखें खोली और अपनी जगह पर उठकर बैठी। उठते ही उसकी नजर सामने वॉल क्लॉक पर गई, जहां पर 5:30 बजने वाले थे।
वो वॉल क्लॉक की तरफ देखते हुए बोली, आज राणा इंडस्ट्रीज में होली की पार्टी है। मिस्टर राणा ने मुझे पार्टी में आने के लिए कहा था। मैं पार्टी में जाना तो नहीं चाहती, लेकिन अगर मैं नहीं जाऊंगी तो कहीं मिस्टर राणा घर पर न आ जाए। सबका मूड पहले ही बहुत ज्यादा खराब है। अगर ऐसे में मिस्टर राणा आ गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे होली की पार्टी में जाना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्रलय अभी भी आराम से सोया हुआ था कि तभी साइड टेबल पर रखा हुआ उसका फोन बजने लगा। उसने अपनी आंखें खोली तो उसे जोरों से अपने सिर में दर्द महसूस होने लगा। कल रात बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसका हैंगओवर अभी तक नहीं उतरा था। उसने फोन को साइलेंट किया और फिर कुछ पल बाद अपनी आंखें पूरी तरह से खोलकर अपने फोन की तरफ देखा। सृष्टि की पिक्चर देखते हुए वो हल्का सा मुस्कुराया कि तभी एक बार फिर से उसका फोन बजने लगा। फोन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। उसने कॉल रिसीव कर फोन अपने कान से लगाया तो सामने एक बेहद मीठी सी आवाज आई, कहाँ है आप भाइयों? आपको पता है मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। आज आपको मुझे लेने के लिए एयरपोर्ट पर आना था, लेकिन आप खुद भी नहीं आए और आपने किसी को भेजा भी नहीं। सामने से वो आवाज और वो बात सुनकर प्रलय तुरंत अपनी जगह पर उठकर बैठा और बोला, ओह सो सॉरी बच्चा, तुम्हारे भाइयों से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। तुम बस मुझे 20 मिनट दो, मैं 20 मिनट में तुम्हें लेने के लिए पहुंच रहा हूं। सामने से आवाज आई, पर अगर 20 मिनट से ज्यादा लेट हुए तो? प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, तो तुम्हारे फेवरेट ब्रांड की शॉपिंग कराने मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा। प्रलय की बात सुनकर सामने फोन पर उस लड़की की अब हंसी छूटने लगी। प्रलय ने जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट किया और सीधा वॉशरूम गया। तकरीबन 10 मिनट में वो अपने रूम से बाहर निकलकर बाहर पार्किंग एरिया में आया और अपनी गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था। लगभग से 20 मिनट बाद जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचा तो सामने ही एक लड़की चेहरे पर शरारती सी मुस्कुराहट लिए खड़ी थी, जिसे देखकर प्रलय का चेहरा भी खिल गया। वो लड़की भागते हुए प्रलय के पास आए और आकर सीधा उसके सीने से लग गई। प्रलय ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में समेट लिया था और फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोला, तो तुम आ ही गई होली पार्टी से पहले। वो लड़की मुस्कुराए और बोली, आपको तो पता ही है कि नताशा राणा बेशक से इंडियन चीजें ज्यादा पसंद ना करती हो, लेकिन उसे होली इंडियन ही पसंद है, और वो भी अपने अंदाज में। ये बोलते हुए उसकी शरारती मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई थी। तभी वहां पर एक लड़की और आए और प्रलय की तरफ थोड़ी इंटेंस नजरों से देखने लगी। प्रलय ने जब यूं ही उस लड़की को आकर उसके पास खड़े देखा तो उसके चेहरे पर थोड़े सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। नताशा तुरंत बोली, ओह गॉड भाइयों, मैं आपको इरा के बारे में तो बताना ही भूल गई। मिलिए, इससे ये है इरा कपूर। इरा मेरी क्लोज फ्रेंड है और बेसिकली वो इंडिया से ही है, लेकिन इंडिया में अब उसकी कोई फैमिली नहीं है, इसलिए मैं उसे अपने साथ लेकर आई हूँ। ये हमारे साथ राणा मैंशन में ही रहेगी। नताशा की बात सुनकर प्रलय के चेहरे पर कुछ खास एक्सप्रेशंस नहीं थे। वो इरा की तरफ देखकर बस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, दैट्स गुड, अब चले राणा मैंशन। नताशा तुरंत बोली, लेकिन आपने तो कहा था कि अगर आप लेट हो जाओगे तो आप मुझे शॉपिंग के लिए लेकर जाओगे। प्रलय जल्दी से बोला, लेकिन अभी इसी वक्त शॉपिंग पर थोड़े ना जाएंगे। तुम्हारी ये शॉपिंग मुझ पर क्रेडिट है। बहुत जल्दी तुम्हें शॉपिंग पर ले जाऊंगा, लेकिन फिलहाल आज होली है और मेरे लिए आज का दिन बहुत खास है। ये बोलते हुए प्रलय के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी उसे देखकर नताशा की नजरें उस पर गहरी हो गई। प्रलय नताशा की तरफ देखते हुए बोला, अब चलो जल्दी। ये बोलते हुए उसने नताशा का हाथ पकड़ लिया था। नताशा ने इरा की तरफ देखा और उसे अपने साथ आने का इशारा किया और बाहर पार्किंग में आकर प्रलय ड्राइविंग सीट पर बैठा। उसे लगा नताशा आकर उसके साथ वाली सीट पर बैठेगी, लेकिन गाड़ी का दरवाजा खुला और इरा अंदर आकर बैठ गई तो उसके चेहरे पर थोड़े सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। उसने तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखा तो नताशा बोली, वो इरा को गाड़ी की बैक सीट पर प्रॉब्लम होती है तो बस इसीलिए। प्रलय ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप आगे की तरफ देखते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी राणा मैंशन के पार्किंग एरिया में रुकी और प्रलय के साथ नताशा और इरा दोनों अंदर की तरफ आए। कुसुम जी जो हाल में खड़ी सर्वेंट को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, क्योंकि उन्हें पहले ही पता था नताशा आने वाली है। अभी कुछ वक्त पहले ही उनकी नताशा से बात हुई थी और उन्होंने कहा भी था कि वो ड्राइवर को एयरपोर्ट भेज देती है, लेकिन नताशा ने साफ मना कर दिया और बोली कि मैं घर तभी आऊंगी जब मुझे भाइयों लेने आएंगे। अचानक नताशा पीछे से आकर उनके गले लग गई तो वो एकदम से डर गई। मुस्कुराते हुए वो नताशा की तरफ घूमी और नताशा उनके सीने से लगकर बोली, ओ मम्मा, मैंने आपको कितना मिस किया। आपको पता है मुझे आपकी कितनी याद आती थी, लेकिन आप है कि मुझे एक बार भी मिलने के लिए न्यूयॉर्क नहीं आए। कुसुम जी मुस्कुराए और बोली, अच्छा तो जब मैंने प्लान बनाया है न्यूयॉर्क आने का तो मुझे रोका किसने था। कुसुम जी की बात सुनकर नताशा ने अपने दांतों तले अपनी जीभ को दबाया और फिर प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, मैंने आपको रोका क्योंकि अगर आप मेरे पास आ जाती तो भाइयों अकेले हो जाते और मैं उन्हें बिल्कुल भी अकेले नहीं रहने दे सकती।
आपको पता है ना मुझे भाइयों की कितनी फिक्र होती है। ये बोलते हुए एक बार फिर से नताशा जाकर प्रलय के गले से लग गई थी। प्रलय मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। नताशा प्रलय की स्टेप सिस्टर थी, मतलब योगेंद्र राणा, मैथिली राणा की बेटी और अमय राणा की सगी बहन, पर वो हमेशा से ही कुसुम जी के साथ रही और फिर उसकी बॉन्डिंग हमेशा प्रलय के साथ रही, तो इस बात से मैथिली जी को बहुत चिढ़ थी, इसलिए वो नताशा को वो प्यार कभी नहीं देती थी जो वो डिजर्व करती थी। और धीरे धीरे हालात कुछ ऐसे बने कि नताशा खुद ब खुद उन सबको छोड़कर प्रलय के पास आ गई और अभी 2 साल पहले ही वो अपनी हाई स्टडी के लिए न्यूयॉर्क गई थी। कुसुम जी इरा की तरफ देख रही थी, तो नताशा ने इरा को कुसुम जी से इंट्रोड्यूस किया और फिर कुसुम जी ने नताशा और इरा दोनों को उनके रूम में भेज दिया ताकि दोनों फ्रेश हो सके। वो अब प्रलय के पास आए और बोली, तुमने आज राणा मैंशन में होली की तैयारी क्यों नहीं करवाई? तुम हर साल होली पर पार्टी रखते हो, काफी लोग आते हैं उस पार्टी में, लेकिन इस बार होली का कोई सेलिब्रेशन क्यों नहीं? प्रलय उनकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, क्योंकि इस बार का होली सेलिब्रेशन बहुत खास है और वो राणा मैंशन में नहीं बल्कि राणा फार्म हाउस में होगा। उसकी बात सुनकर कुसुम जी हैरानी से उसकी तरफ देखती ही रही और प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, अब मैं चलता हूँ, मुझे पार्टी के लिए तैयार होना है और डोंट वरी, नताशा और इरा दोनों मेरे साथ ही जाएगी। ये बोलकर वो तुरंत अपने रूम में चला गया और कुसुम जी बस उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करती रह गई। वहीं दूसरी तरफ वर्मा हाउस में सृष्टि ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। उसके हाथों में वो ड्रेस थी जो प्रलय ने उसे दी, लेकिन वो ड्रेस पहनने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि उसे देखने पर ही पता चल रहा था कि वो काफी एक्सक्लूसिव और एक्सपेंसिव पीस है। ऐसे में अगर वो उस प्लाजो सेट को पहनती तो ना सिर्फ संतोष जी और विनी को शक होता बल्कि वो ड्रेस भी उसके पास भी नहीं रहती और साथ ही साथ वो लोग उसके साथ पता नहीं क्या कुछ करते। इसलिए उसने उस पैकेट को अलमारी में रखते हुए कहा, सॉरी मिस्टर राणा, लेकिन मैं आपकी ये दी हुई ड्रेस नहीं पहन सकती। अगर मैंने इसे पहन लिया तो बहुत बवाल हो जाएगा, मैं इसे नहीं पहनूंगी। अभी वो बोल ही रही थी कि दरवाजे की तरफ से आवाज आई, क्यों नहीं पहनोगी? वो आवाज सुनकर सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत पलटकर दरवाजे की तरफ देखा तो वहां पर विनी को देखकर वो एकदम से हड़बड़ा गई और उसने जल्दी से अलमारी को बंद कर दिया। विनी चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट लिए सृष्टि के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, क्या हुआ? क्या छुपा रही हो मुझसे? और क्या नहीं पहन सकती तुम होली पार्टी पर? सृष्टि ने अपना चेहरा झुकाया और थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोली, वो कुछ भी नहीं। मैं बस यही सोच रही थी कि होली की पार्टी है लेकिन उस पर हम अच्छे कपड़े तो पहन नहीं सकते, तो फिर ऐसे कौन से कपड़े पहन कर जाऊं जो खराब हो जाए तो बुरा भी नहीं लगे। विनी ने उसकी ठोड़ी पर अपनी 2 उंगलियां रखी और उसके चेहरे को अपनी तरफ उठाते हुए बोली, कितनी मासूम बनने की कोशिश कर रही हो ना तुम? पर तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे पागल बना लोगी? बिल्कुल भी नहीं भाभी, बहुत अच्छी तरह से जानती हूं मैं कि आजकल तुम्हारा चक्कर किससे चल रहा है। प्रलय राणा। विनी के मुंह से प्रलय राणा सुनकर सृष्टि के होश उड़ गए। विनी हंसी और बोली, वैसे तो मुझे इस बात से बहुत प्रॉब्लम होनी चाहिए, लेकिन वो क्या है ना, आखिर मैं भी तो एक लड़की हूं और समझ सकती हूं कि इस वक्त तुम किस हालत में हो। मेरे भाई से तुम्हें वो प्यार कभी मिला ही नहीं जो तुम्हें चाहिए था, तो तुम तो बाहर मुंह मारोगी ही। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प भी कर सकती हूँ। सृष्टि को यकीन नहीं हो रहा था कि विनी उससे इस तरह की बातें कर रही है। वो पैनिक होते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है विनी, जैसा तुम समझ रही हो। मेरे और राणा सर के बीच कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरे बॉस है और मैं उनकी एम्प्लॉय। इसके अलावा हम दोनों के बीच सच में और कुछ भी नहीं है। सृष्टि की बातें सुनकर विनी हंसने लगी और उसे हंसते हुए देखकर अब सृष्टि को डर लगने लगा। विनी हंसते हंसते रुकी और बोली, कितनी कमाल की एक्टिंग करती हो ना तुम। मैंने खुद तुम्हारी पिक्चर्स देखी है और तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रही हो। अच्छा चलो, तुम्हें ऐसे मुझ पर यकीन नहीं होगा तो क्यों ना मैं तुम्हें वो पिक्चर्स दिखाऊं। ये बोलते हुए विनी ने अपने हाथ में लिया अपना फोन अनलॉक किया और उस पर पिक्चर्स निकालकर सृष्टि की तरफ घुमा दिया तो सृष्टि की आंखें हैरत में फैल गई। वो पिक्चर्स कल शाम की थी जब वो और प्रलय रिजॉर्ट से बाहर आकर सड़क पर एक दूसरे से बहस कर रहे थे। ऐसे में प्रलय का बार बार उसके करीब आना, उसे अपनी बाहों में थाम लेना, उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखना और उसके चेहरे पर झुक जाना, वो सब उन पिक्चर्स में साफ दिखाई दे रहा था। सृष्टि की आंखों से आंसू निकलने लगे। विनी उसके आंसू देखकर मुस्कुराए और बोली, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, पर कोई बात नहीं, मेरे पास और भी तरीके हैं। क्यों ना मैं ये पिक्चर्स माँ को दिखाऊं और फिर वो खुद तुम्हें तुम्हारे मुंह से कबूल करवाए कि ये पिक्चर्स और जो मैं कह रही हूँ वो सब सच है या नहीं। ये बोलकर वो संतोष जी को आवाज लगाने ही वाली थी कि सृष्टि ने तुरंत उसके आगे हाथ जोड़े और बोली, प्लीज प्लीज विनी, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। देखो तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं मानती हूँ राणा सर मुझे पसंद करते हैं, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कसम खाकर कहती हूँ। ये बोलते हुए उसने अपनी गर्दन पर चिकोटी काटी और बोली, मेरे और राणा सर के बीच में सच में कुछ भी नहीं है।
मैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं बहुत जल्दी जॉब भी छोड़ दूंगी। प्लीज तुम घर पर ये सब बातें किसी को मत बताओ। विनी उसके चेहरे पर झलक रहा डर देखकर मुस्कुरा रही थी और इस वक्त उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो इविल एक्सप्रेशंस के साथ बोली, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में और तुम्हारे राणा सर के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, ना ही माँ को और ना ही भाई को, लेकिन तुम्हें वो करना होगा जो करने के लिए मैं तुमसे कहूंगी। और अगर तुमने वो नहीं किया तो उसके बाद तुम्हें माँ और भाई से कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारा मिस्टर राणा भी नहीं। ये बोलते हुए विनी के चेहरे पर गुरूर भरी मुस्कुराहट थी और सृष्टि के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। क्या है विनी के इरादे? क्या सृष्टि फंस जाएगी विनी के जाल में? क्या प्रलय को पता लगेगा विनी के बारे में? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय ऑब्सेसिव लवर चैनल। लिंक https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/0029118oxfl9cddbfmc5yo3tch35 होली स्पेशल 1 मेरे मिस्टर राणा। सुबह के तकरीबन 10 बजे प्रलय नताशा और इरा के साथ फार्म हाउस में पहुंच चुका था। हालांकि वो इरा को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था इस होली पार्टी में, लेकिन नताशा की फ्रेंड होने के साथ साथ वो राणा मेंशन की मेहमान भी थी, तो उसे भी पार्टी के लिए इनवाइट तो किया ही गया था। और नताशा ने भी जिद की कि वो इरा को अपने साथ ही लेकर जाएगी, तो दोनों प्रलय की गाड़ी में ही राणा फार्म हाउस में आई थी। फार्म हाउस में आते ही प्रलय की नजरें इधर उधर दौड़ने लगी थी क्योंकि उन नजरों को सृष्टि की तलाश थी, लेकिन फिर फिलहाल उसे सृष्टि कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। उसे सृष्टि नजर आती भी कैसे, क्योंकि अभी तक सृष्टि वहां पर आई ही नहीं थी। प्रलय सृष्टि के लिए बेताबी महसूस करते हुए बोला, ओह गॉड यार, एक तो हमेशा से ही तुम्हारा इंतजार इतना ज्यादा रहता है और आज तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं वेट कर ही नहीं पाऊंगा। मुझे तुम्हें रंग लगाना है सृष्टि। इतना तो कंफर्म है कि किसी और ने अभी तक तुम्हें रंग नहीं लगाया होगा। आखिर उन लोगों को होली से मतलब ही क्या होगा, लेकिन हम दोनों की आज पहली होली होगी और तुम्हारे गालों पर आज मेरे हाथों से रंग लगेगा और बहुत जल्दी तुम मेरे प्यार में भी रंग जाओगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर रही थी। तभी उसके सामने आकर इरा खड़ी हुई। उसने इरा को सवालिया नजरों से देखा। इरा प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, मैं आपको सुबह से ही नोटिस कर रही हूँ, आप बहुत कम बोलते हैं, या शायद आप मुझसे ही थोड़ा कम बोल रहे हैं। प्रलय बिल्कुल नॉर्मल होकर बोला, नहीं ऐसा नहीं है, मैं कम नहीं बोलता हूँ, बस इतना बोलता हूँ जितना जरूरी हो और उनसे ही बोलता हूँ जो जरूरी हो। उसकी बात सुनकर इरा ने थोड़ा मुंह बनाया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे प्रलय ने उसे इंसल्ट किया हो, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराए और बोली, बहुत कुछ सुना है मैंने इंडिया की होली के बारे में। यहाँ पर लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, लेकिन अभी तक आपको तो किसी ने रंग लगाया ही नहीं। आपको रंग पसंद नहीं है या फिर कोई खास वजह? प्रलय सामने दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला, वजह तो बहुत खास है और तुम्हारे सामने जो खड़ा इंसान है वो भी बहुत खास है और उसे पहले रंग लगाने वाला भी बहुत खास होगा। इरा उसे तिरछी नजरों से देखते हुए बोली, आप सभी से ऐसे एटीट्यूड से बात करते हैं या फिर मेरे साथ कोई खास कारण? प्रलय मुस्कुराया और बोला, नहीं कुछ भी खास नहीं। जो लोग मुझे अच्छे से नहीं जानते और जिन्हें मैं अच्छे से नहीं जानता उनके लिए कभी कुछ खास होता ही नहीं। वेल हैप्पी होली। ये बोलकर प्रलय वहां से जाने लगा तो इरा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। प्रलय की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत अपनी नजरें झुकाकर अपने हाथ की तरफ देखा तो इरा उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, मुझे नहीं पता आप इतना एटीट्यूड क्यों शो कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत सिंपल हूँ। आई मीन मुझे बहुत पसंद है रंगों से खेलना, इसीलिए तो स्पेशली होली मनाने न्यूयॉर्क से यहाँ पर आई हूँ। आपने तो मेरा इंडिया में वेलकम भी नहीं किया, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरे दोस्त बने तो, इसीलिए मैं आपको रंग लगाना चाहती हूँ। ये बोलकर उसने प्रलय के गालों पर अपने हाथ रखे और उसे अचानक से रंग लगा दिया तो प्रलय का चेहरा गुस्से से कांपने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर सामने दरवाजे की तरफ गई तो अचानक की उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उस मुस्कुराहट को देखकर इरा का चेहरा खुद ब खुद ब्लश करने लगा। वही जैसे ही सृष्टि ने प्रलय की तरफ देखा, उसे इरा के साथ होली बनाते हुए देख उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस थोड़े से बदले, लेकिन उसने तुरंत प्रलय पर से अपनी नजरें हटा ली। तभी प्रलय की नजर सृष्टि के साथ अंदर आई हुई विनी पर गई तो उसके चेहरे की भौहें तन गई। उसकी एक्सप्रेशंस चेंज होते देख इरा तुरंत बोली, क्या हुआ प्रलय, आपको बुरा लगा क्या? सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय ने उसकी कलाइयों को अपने हाथों से पकड़ा और उन्हें नीचे की तरफ करते हुए बोला, इसका हिसाब जरा बाद में होगा क्योंकि तुम प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं हो। ये बोलकर प्रलय तुरंत वहां से सृष्टि की तरफ बढ़ गया। सृष्टि ने जैसे ही प्रलय को अपने करीब आते हुए देखा, उसके चेहरे पर डर झलकने लगा और उसने तुरंत चेहरा घुमाकर विनी की तरफ देखा जिसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। आज उसने सृष्टि के साथ एक डील की थी और उस डील में सबसे पहली शर्त ये थी कि वो उसे अपने साथ होली पार्टी में लेकर चलेगी और सृष्टि को अब डर लग रहा था कि पता नहीं विनी के सामने प्रलय उससे क्या ही कह देगा। इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने नंगी तलवार पर अपने पैर रख रखे हो। वही प्रलय की नजर पूरी तरह से सृष्टि पर थी। सृष्टि ने इस वक्त वही सफेद प्लाजो सूट पहना हुआ था जो प्रलय ने उसे दिया था।
उसे उस ड्रेस में देखकर प्रलय के चेहरे पर जो गुस्सा था वो मुस्कुराहट में बदलने लगा। वो उसके पास आया और सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, कब से इंतजार कर रहा था मैं तुम्हारा। प्रलय के मुंह से सीधी ऐसी बात सुनकर सृष्टि के सांसें हलक में अटक गई। वहीं सृष्टि कोई जवाब देती उससे पहले ही विनी बोली, हेलो मिस्टर प्रलय, आपकी होली पार्टी तो काफी मजेदार लग रही है। विनी की बात सुनकर प्रलय ने एक नज़र विनी की तरफ देखा और फिर वापस सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, ये होली पार्टी ऑफिस के स्टाफ के लिए थी, उनके रिलेटिव्स के लिए नहीं। विनी मुस्कुराए और बोली, लगता है आप अभी तक उस दिन मॉल वाली बात से नाराज है मुझसे। सॉरी मिस्टर प्रलय, उस दिन मैंने आपके साथ काफी बदतमीजी की, लेकिन फिर मुझे सृष्टि भाभी ने बताया कि आप उनके बॉस हैं, तो मुझे काफी गिल्टी फील हुआ, इसलिए आपसे सॉरी मांगने ही मैं भाभी के साथ यहाँ पर आई हूँ। प्रलय कुछ कहता उससे पहले ही रागिनी वहां पर आए और सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, आखिर तुम आ ही गई। मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं तुम आओगी या नहीं आओगी। अब तो इस होली पार्टी में और भी ज्यादा मजा आएगा। आओ मेरे साथ, मुझे तुम्हें बहुत सारे रंग लगाने हैं। ये बोलकर रागिनी तुरंत सृष्टि का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए वहां से ले गई, तो प्रलय ने उसे जाते हुए देखा। उसके जाते ही प्रलय भी वहां से जाने लगा, लेकिन तभी विनी बोली, उम्मीद है आप मुझे माफ कर देंगे मिस्टर प्रलय, क्योंकि अपनी गलतियों के लिए मैं सच में काफी शर्मिंदा हूँ। उसकी बात सुनकर प्रलय ने उसकी तरफ अपना चेहरा घुमाया और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। इतना तो वो कन्फर्म था कि विनी जैसी लड़की को अपनी गलतियों का एहसास होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वो बस उसके इरादे समझने की कोशिश कर रहा था और ये जानने की कोशिश कर रहा था कि सृष्टि विनी को अपने साथ लेकर क्यों आए। वो कुछ कहता उससे पहले ही विनी ने वहां साइड में रखे हुए रंगों के थाल में से रंग उठाया और प्रलय की तरफ अपने हाथ बढ़ाते हुए बोली, आज से हम एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं मिस्टर प्रलय, और वो रिश्ता होगा दोस्ती का। ये बोलते हुए जब उसने प्रलय का पूरा चेहरा रंगों से भर दिया तो प्रलय बुरी तरह से खींच गया। पहले इरा और अब विनी, उसे उन दोनों पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था और मन कर रहा था कि दोनों को इस पार्टी से बाहर निकाल दे। प्रलय ने उसके हाथों को अपने गालों से हटाया और बोला, तुम सिर्फ मेरी एम्प्लॉय की रिलेटिव हो, मेरी फ्रेंड बनने की ना ही कोशिश करो और ना ही कभी बन सकती हो, अपनी औकात में रहो। ये बोलकर प्रलय तुरंत वहां से चला गया और विनी उसे जाते हुए देखने लगी। वो इविल स्माइल लिए बोली, सृष्टि और तुम्हारी एम्प्लॉय, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पागल बना लोगे? तुम दोनों का सच मैं पहले ही जान चुकी हूँ, इसीलिए तो इस होली पार्टी पर आई हूँ ताकि सृष्टि के जरिए तुम्हारे करीब आ सकूं। अभी फिलहाल तुम गुस्सा हो, लेकिन तुम्हारा ये गुस्सा मैं जल्दी ही शांत कर दूंगी, और नहीं कर पाई तो कुछ ऐसा करूंगी कि ये गुस्सा धरा का धरा रह जाएगा और तुम खुद मेरे हो जाओगे। ये बोलते हो उसके चेहरे पर इविल स्माइल थी। वही रागिनी सृष्टि का हाथ पकड़कर उसे आगे की तरफ लेकर जा रही थी, जहां पर बहुत बड़े बड़े स्टॉल लगे हुए थे जिनमें स्नैक्स और ठंडाई के साथ कॉफी सॉफ्ट ड्रिंक भी थी। रागिनी ने तुरंत ठंडाई का गिलास उठाया और सृष्टि की तरफ बढ़ते हुए बोली, लो सबसे पहले इसे पियो, उसके बाद ही तो होली खेलने का मजा आएगा। सृष्टि थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, तुम तो जानती हो रागिनी, मुझे ये सब चीज पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसे नहीं पी सकती और मैं रंगों से खेलने के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ। मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी। रागिनी तुरंत बोली, क्यों नहीं आना चाहती थी? सृष्टि मायूसी से बोली, तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। रागिनी तुरंत बोली, देखो सृष्टि, मुझे नहीं पता तुम्हारे और प्रलय सर के बीच क्या है, लेकिन मैंने उनकी आंखों में तुम्हारे लिए एक जुनून देखा है, और सच बताऊं तो भले ही आज तक तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन तुम्हारी सिचुएशन मैं जानती हूं और बहुत अच्छी तरह से जानती हूं। जैसे ही रागिनी ने कहा, सृष्टि के होश उड़ गए। रागिनी धीमे से बोली, प्लीज मुझे गलत मत समझना, लेकिन तुम्हारी चेहरे पर छाई तुम्हारी मायूसी ही सब कुछ बयां कर देती है। और तुम्हें याद है जिस दिन तुम अपना टिफिन मेरे पास भूल गई थी, उसे दिन मैं तुम्हारा टिफिन देने तुम्हारे घर पर आई थी, और आते ही जो मैंने देखा उसके बाद ही मुझे सब समझ आ गया था, पर मैंने कभी तुम्हारे सामने कोई जिक्र नहीं किया। उसकी बातें सुनते हुए सृष्टि को काफी शर्म महसूस हो रही थी। उसने अपना चेहरा झुका लिया तो रागिनी ने उसकी ठोड़ी पर अपना हाथ रखकर उसकी ठोड़ी को हल्का सा ऊपर की तरफ उठाया और बोली, कहने को बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन फिलहाल अभी मैं कुछ नहीं कहूंगी तुमसे, पर इतना जरूर कहूंगी कि अभी सब कुछ भूल कर ये होली का फेस्टिवल एंजॉय करो और प्रलय सर को गलत मत समझो, वो बहुत अच्छे हैं। रागिनी की बातें सुनते हुए सृष्टि को बहुत अजीब लग रहा था। वो फिलहाल कुछ सोच समझ ही नहीं पा रही थी। रागिनी ने एक बार फिर से अपने हाथ में पकड़ा हुआ ठंडाई का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने उस गिलास को अपने हाथ में लिया और उसे पीने लगी। रागिनी ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। वही प्रलय जिसे इरा और विनी दोनों रंग चुकी थी, वो तुरंत अब अंदर की तरफ आ गया था और शॉवर के नीचे खड़ा था। उसने जल्दी से खुद को साफ किया और अलग से व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा पहनकर वापस होली पार्टी में शामिल हो गया, क्योंकि उसे रंग सृष्टि से लगवाने थे और वो चाहता था जो रंग सृष्टि उसे लगाए उसके पहले उसके जिस्म पर कोई रंग ना हो। बाहर आते ही एक बार फिर से उसकी नजरें सृष्टि को ढूंढने लगी थी, लेकिन अब एक बार फिर से सृष्टि जैसे वहां से गायब हो गई थी।
वहीं दूसरी तरफ रागिनी ने जैसे ही सृष्टि की ठंडाई खत्म हुई, उसे रंग लगाने के लिए थाल से रंग लिया और उसके गाल की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन सृष्टि ने उसके हाथों को एकदम से रोका और बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बोलकर वो हंसी और हंसते हुए ही रागिनी की तरफ देखती रही। तो रागिनी की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत वापस ठंडाई वाले काउंटर की तरफ देखा तो उसे समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। उसने गलती से सृष्टि को भांग वाली ठंडाई पिला दी थी। वो जल्दी से बोली, आई एम सो सॉरी सृष्टि, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हें गलत ठंडाई। अभी वो बोल ही रही थी कि सृष्टि ने उसे हल्का सा धक्का दिया और काउंटर की तरफ घूमते हुए बोली, तुमने मुझे गलत नहीं, बहुत सही ठंडाई पिलाई थी और अब मुझे वो ठंडाई और पीनी है, बहुत सारी पीनी है। ये बोलकर वो हंसने लगी और उसने काउंटर पर रखा हुआ गिलास उठाया और एक ही सांस में खत्म कर दिया। तो रागिनी की आंखें बड़ी हो गई। सृष्टि ने जैसे ही वो गिलास ठंडाई खत्म करने के बाद वापस काउंटर पर रखा, वो जोर से हिचकी लेने लगी और फिर रागिनी की तरफ देखते हुए बोली, तुम मुझे रंग मत लगाना, क्योंकि आज मुझे रंग मेरे मिस्टर राणा लगाएंगे। ये बोलते हुए वो मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखें बंद हो रही थी। उसकी बात सुनकर रागिनी के होश उड़ गए। वो कुछ कहती उससे पहले ही सृष्टि सामने क्राउड की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन मुझे मेरे मिस्टर राणा रंग लगाएंगे कैसे? वो तो दूसरों के साथ होली खेलने में बिजी हैं। उन्हें तो मैं बताती हूँ, उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे अलावा किसी और को रंग लगाने की। रुको मिस्टर राणा, आ रही है आपकी यूनिवर्स। ये बोलते हुए वो आगे की तरफ बढ़ गई और सृष्टि की बातें और उसकी हरकतें देखकर रागिनी का मुंह खुला का खुला रह गया। वो बार बार अपनी पलकें झपका रही थी। जैसे ही वो होश में आए, वो तुरंत सृष्टि की तरफ भागने लगी, लेकिन सृष्टि तो जैसे पैरों की जगह आज टायर पर घूम रही थी, जिसकी कोई ब्रेक भी नहीं थी। वो उसके सामने से ऐसे गायब हुई जैसे कोई जादू। वहीं दूसरी तरफ हार्दिक, जिसने आज सोच लिया था कि वो सृष्टि से बात करके ही रहेगा, वो भी सृष्टि को ढूंढ रहा था और तभी उसकी नज़र सृष्टि पर गई, जो काउंटर पर खड़ी एक गिलास और ठंडाई का पिए जा रही थी। वो तुरंत उसके पास आया और उसके हाथों से वो ठंडाई का गिलास लेकर काउंटर पर रखते हुए, ये आप क्या कर रही है सृष्टि? प्लीज ऐसा मत कीजिए, ये ठंडाई आपके लिए नहीं है, आप इसे मत पीजिए। हार्दिक की बात सुनकर सृष्टि ने उसे घूर कर देखा और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथों से ठंडाई का गिलास लेने की? मेरे सामने जुबान चला रहे हो और वो खड़ूस मिस्टर राणा, उसके सामने तो तुम्हारी जुबान नहीं चलती है। जाओ, जाकर कुछ कहना है तो मेरे मिस्टर राणा से कहकर दिखाओ। मुझे जल्दी से ठंडाई पीने दो ताकि इसे पीने के बाद मैं जाकर मेरे मिस्टर राणा की खबर लूं। उनका तो आज मैं बुरा हाल कर दूंगी। सृष्टि की बातें सुनते हुए रागिनी के होश तो पहले ही उड़ गए थे और अब हार्दिक भी एकदम सुन्न रह गया। वो अब कुछ और कहता उससे पहले सृष्टि वहां से जाते हुए बोली, पहले मुझे ये तो पता चले कि आखिर मेरे मिस्टर राणा है कहां पर। अगर वो किसी के साथ हुए ना, तो आज मैंने उनका मर्डर कर देना है। ये बोलते हो उसने अपने हाथ पंजे में बनाए और अपना मुंह भी किसी बिल्ली की तरह बनाने लगी। तभी प्रलय, जो कब से सृष्टि को ढूंढ रहा था, उसकी नजर जैसे ही सृष्टि पर गई, वो तुरंत भागते हुए उसके पास आया, पर जैसे ही उसकी नजर सृष्टि के लड़खड़ाते हुए कदमों पर गई, वो एकदम शॉक्ड हो गया। क्या होगा खास सृष्टि और प्रलय की एक साथ इस पहली होली में? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय ऑब्सेसिव लवर चैनल लिंक https://skepticalsmileyface whatsapp.com/channel/0029 oxfl9cddbfmc5yo3tch36 होली स्पेशल 2। पहले आप रंग एलगाओ। राणा मैंशन। सृष्टि के लड़खड़ाते हुए कदमों को देखकर प्रलय एकदम शॉक्ड रह गया। वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ा और बोला, ये तुमने क्या पिया है यूनिवर्स? तुमने ठंडाई पी है। सृष्टि ने जोर से हिचकी ली और बोली, मैं आपको क्यों बताऊं मैंने क्या पिया है? आप होते कौन हैं मुझसे पूछने वाले मिस्टर राणा? जाए आप जाकर उन तितलियों को रंग लगाए जो आप पर मंडराए जा रही थी। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ये बोलकर सृष्टि वहां से जाने लगी तो प्रलय ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींचा और बोला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो यूनिवर्स? तुम नशे में हो, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अंदर लेकर चलता हूँ। सृष्टि ने तुरंत उसे खुद से दूर धक्का दिया और बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपसे बात भी नहीं करूंगी। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई उन दोनों चुड़ैलों से रंग लगवाने की? आपको पता है विनी कितनी बेकार है, वो मुझे बहुत परेशान करती है, लेकिन आपके सामने वो इतनी सुशील बन रही थी कि कभी उसने अपनी जुबान भी ना चलाई हो। लेकिन वो बहुत बुरी है और आपने उसके साथ होली खेली, लेकिन मेरे साथ होली नहीं खेली, तो अब मैं आपसे नाराज हूँ। उसकी बातें सुनते हुए प्रलय के चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी थी। आज पहली बार सृष्टि किसी की शिकायत करती हुई दिखाई दे रही थी, तो वो कैसे ही ना मुस्कुराता। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, अच्छा कितना परेशान करती है तुम्हें विनी? क्या कहती है? सृष्टि मुंह बनाते हुए बोली, बहुत परेशान करती है, मेरी सारी फेवरेट चीजों को मुझसे छीन लेती है, चाहे वो ज्वेलरी हो या फिर कोई खाने की चीज। आपको पता है जब मैं टिफिन भी पैक करती हूँ तो वो मुझसे मेरा टिफिन भी छीन लेती है।
वो बहुत बुरी है, मुझे उससे भी बात नहीं करनी चाहिए। आप उसके पास जाए, जाकर उसे रंग लगाए। ये बोलकर एक बार फिर से वो वहां से जाने लगी तो इस बार प्रलय ने उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ रखते हुए उसे अपनी तरफ घुमाया और बोला, मैं उसके पास क्यों जाऊं? मेरी यूनिवर्स तो तुम हो, मुझे तुम्हारे साथ होली खेलनी है। सृष्टि नाक फूलाते हुए बोली, लेकिन मुझे आपके साथ कोई होली नहीं खेलनी। आप जाकर उसे रंग लगाए और उसे भी जिसके साथ आप मेरे आने से पहले होली खेल रहे थे। आप भी कम नहीं है मिस्टर राणा, आप भी मुझे बहुत परेशान करते हैं। मैं आपसे भी नाराज हूँ। प्रलय उसके चेहरे के करीब हुआ और बोला, तुम्हारी नाराजगी मैं अपने प्यार से दूर करूंगा। अपने प्यार का रंग लगाऊंगा तुम पर, फिर तो मेरे साथ होली खेलोगी ना? सृष्टि तुरंत बोली, नहीं, मैं फिर भी आपके साथ होली नहीं खेलूंगी, क्योंकि अगर मैं आपके साथ होली खेलूंगी तो कोई हमें देख लेगा और अगर किसी ने हमें देख लिया तो कयामत आ जाएगी मिस्टर प्रलय राणा। ये बोलकर वो जब हल्का सा मुस्कुराई तो उसकी मुस्कुराहट पर तो प्रलय का दिल फिदा हो गया। उसके चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती ही जा रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन अगर मैं तुम्हें इन सब से दूर ले जाऊं तो फिर तुम मुझसे रंग लगवा लोगी ना? फिर तो मेरे साथ होली खेलोगी ना? सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप सच में मुझे यहाँ से दूर ले जाएंगे? प्रलय ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। सृष्टि मुस्कुराते हुए बोली, क्या वहां पर कोई तकलीफ नहीं होगी? आपको पता है मेरी बॉडी बहुत पेन करती है जब वो लोग मुझे मारते हैं। तो आप जहां पर मुझे लेकर जाओगे वहां पर कोई मुझे मारेगा तो नहीं ना? प्रलय उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखता ही रह गया। उसका मन कर रहा था कि वो सृष्टि को अपनी बाहों में भर ले और उसे इतना महफूज फील करवाए कि उसे हवा भी खुद को छूती हुई महसूस ना हो। वो तुरंत बोला, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं ना जाना कोई तुम्हें तकलीफ पहुंचाना तो दूर तुम्हारी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देख सकता। ये तुम्हारे मिस्टर राणा का तुमसे वादा है। ये बोलते हुए उसने सृष्टि का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया था। सृष्टि ने तुरंत उससे अपना चेहरा छुड़ाया और बोली, नहीं, मुझे आप पर नहीं यकीन। मानव भी शादी से पहले ऐसे ही प्यार भरी बातें करता था, लेकिन वो बहुत बुरा निकला। वो मुझे बहुत परेशान करता है। आपको पता है वो मेरे साथ बहुत जबरदस्ती करता है। जब मेरा मन नहीं होता तो मेरे साथ ऐसे बिहेव करता है जैसे मैं कोई इंसान नहीं कोई जानवर हूँ। जो उसकी जबरदस्ती बर्दाश्त करें और आवाज भी ना निकाले, वो बहुत बुरा है। अगर आप भी उसकी तरह निकले तो। सृष्टि अभी बोल ही रही थी कि प्रलय ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वहां से दूसरी तरफ लेकर जाने लगा। सृष्टि ने उसे अपना हाथ छुड़ाया और बोली, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। पहले आप मुझे बताइए कि आप तो मानव की तरह नहीं करेंगे ना? तभी मैं आपके साथ जाऊंगी, वरना मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, उस दुनिया में जहाँ पर कोई किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता, कोई किसी को मारता नहीं, कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। ये बोलते हुए सृष्टि की आंखें थोड़ी थोड़ी बंद होने लगी थी। प्रलय ने अपने आसपास देखा जहां पर काफी लोग इकट्ठे होने लगे थे। वो सृष्टि के नाम पर कोई दाग नहीं लगने देना चाहता था, इसीलिए वो सृष्टि के बिल्कुल करीब हुआ और बोला, मैं तुमसे वादा करता हूँ यूनिवर्स की, मैं कभी भी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। बेशक से खुद मरना पड़ जाए लेकिन तुम्हें एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। अभी वो बोल ही रहा था कि सृष्टि ने उसके होठों पर अपनी उंगलियां रख दी और प्रलय के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। सृष्टि हल्का सा मुस्कुराए और बोली, आपको ये सब कहने की जरूरत नहीं है मिस्टर राणा। आपको पता है आपकी सच्चाई आपकी आंखों में दिखती है, लेकिन उस दिन जो मैंने सुना उसके बाद। अभी वो बोल ही रही थी कि उसका सिर एकदम से गोल घुमा और उसने अपना सर प्रलय के सीने पर रख दिया। उसे यूं चक्कर खाते हुए देख अब प्रलय ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे वहां से दूसरी तरफ ले गया। वो सृष्टि को लेकर पूल एरिया की तरफ आया और बोला, अब बताओ मुझे यूनिवर्स क्या कह रही थी तुम? क्या देखा तुमने? सृष्टि ने अपने सर को खुजलाना शुरू किया और बोली, मैंने क्या देखा मिस्टर राणा? मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। प्रलय बेसब्री से बोला, तुमने अभी अभी किसी बात का जिक्र किया था यूनिवर्स। बताओ ना मुझे क्या देखा तुमने, जिसके बाद तुम्हें। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सृष्टि ने अपना सर नामे हिलाया और बोली, मुझे नहीं पता मैंने क्या देखा। मैंने कुछ भी नहीं देखा और आप ये मुझसे बातें क्या कर रहे हैं? अब आपको मुझे रंग नहीं लगाना क्या? और आपका रंग कहाँ गायब हो गया? आपको तो रंग लगा हुआ था ना, लेकिन अब तो आप पर कोई भी रंग नहीं है। प्रलय मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं मेरी यूनिवर्स के हाथों से रंग लगवाना चाहता हूँ। मेरी यूनिवर्स मुझे रंग लगाएगी ना? सृष्टि मुस्कुराए और बोली, हाँ मैं आपको रंग लगाऊंगी, लेकिन रंग है कहाँ पर? ये बोलते हुए उसने अपना चेहरा घुमाकर इधर उधर देखा, लेकिन उसे कहीं भी रंग नजर नहीं आ रहा था। वो मायूसी से बोली, यहाँ पर तो रंग है ही नहीं। क्या अब हम होली नहीं मनाएंगे? प्रलय मुस्कुराया और बोला, हम मनाएंगे ना होली। हम क्यों नहीं मनाएंगे? तुम यहीं रुको, मैं अभी रंग लेकर आता हूँ। ये बोलकर प्रलय मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। उसके जाते ही सृष्टि ने एक बार फिर से अपने आसपास चेहरा घुमाया और बोली, लेकिन अगर मैं यहाँ पर मिस्टर राणा को रंग लगाऊंगी और मुझे किसी ने देख लिया तो?
नहीं नहीं, मैं किसी को हमारे बारे में पता नहीं लगने दूंगी, वरना मेरी फिर से पिटाई हो जाएगी। मुझे अंदर जाकर छुपना होगा। हाँ, मैं अंदर जाती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत वहां से उठी और सीधा फार्म हाउस के अंदर चली गई, जहां पर फिलहाल किसी की भी एंट्री बैन थी। लेकिन वो खिड़की की तरफ से आई तो किसी को पता नहीं चला। प्रलय को बिल्कुल पसंद नहीं था कोई उसके पर्सनल स्पेस पर आए, इसीलिए उसने वहां पर सबकी एंट्री बैन की हुई थी। वही जैसे ही प्रलय बाहर गार्डन एरिया की तरफ आया, उसने अभी रंगों की प्लेट उठाई ही थी कि विनी उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, आप कहाँ गायब हो गए थे मिस्टर राणा? मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। सृष्टि भाभी भी मुझे नहीं मिल रही है, क्या आपको पता है वो कहाँ है? प्रलय बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मुझे नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है, मैं बिजी हूँ, एक्सक्यूज मी। ये बोलकर वो तुरंत वहां से जाने लगा। विनी ने जल्दी से उसका रास्ता रोका और बोली, आप तो मुझसे ढंग से बात भी नहीं करते, लगता है आप अभी तक मुझसे नाराज हैं। प्लीज नाराजगी छोड़ दीजिए ना मिस्टर प्रलय राणा, हम एक नई शुरुआत भी तो कर सकते हैं ना। प्रलय अब थोड़े सर्द लहजे में बोला, शुरुआत करने से पहले अंत जरूरी होता है, और तुमने जो बदतमीजी की थी उसके बाद तुमसे मेरी नफरत और मेरे गुस्से का अंत कभी हो ही नहीं सकता। ना एक्सक्यूज मी और आइंदा मेरे सामने मत आना। ये बोलकर प्रलय तुरंत वहां से चला गया तो विनी गुस्से से मुठ्ठियां कसने लगी। वो मुंह बनाते हुए बोली, अब मुझे लगता है कि मुझे उस सृष्टि को एक बार फिर से अपना हथियार बनाना होगा तुम्हें पाने के लिए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसके साथ चक्कर चलाओगे और मैं तुम लोगों को ये चक्कर चलाने दूंगी, तो तुम दोनों को बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुम दोनों को एक तो मैं कभी नहीं होने दूंगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। प्रलय रंग लेकर पूल एरिया की तरफ जा ही रहा था कि चेतन उसके सामने आकर खड़ा हुआ। चेतन उसका पुराना दोस्त था जो आज की होली पार्टी में शामिल हुआ था। उसके हाथों में रंग थे। वो जैसे ही प्रलय को रंग लगाने को हुआ, प्रलय ने उसे रोका और बोला, डोंट टच मी, मुझे रंग मत लगाना, मुझे फिलहाल होली नहीं खेलनी, साइड हट जाओ। उसे यूं रंगों से मना करते देख चेतन तुरंत बोला, क्यों, क्या हुआ, मुझे जरा सा भी रंग नहीं लगाने देगा क्या? पहले तो बड़ी मस्ती से होली खेलता था, अब क्या हुआ? प्रलय गुस्से से बोला, मैंने कहा ना मुझे होली नहीं खेलनी है, तो जाओ यहाँ से, मुझे रंगों से एलर्जी हो गई है, मुझे रंग मत लगाना। चेतन हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन किसी की प्रलय के सामने इतनी औकात थी ही नहीं कि एक बार उसके मना करने पर वो इंसान दोबारा कुछ करने की कोशिश भी कर जाए। लेकिन चेतन ने फिर साइड में रखा हुआ ठंडाई का गिलास उठाया और प्रलय के होठों से लगाते हुए बोला, अगर रंग नहीं लगाना तो ठंडाई तो पी सकते हो ना। ये बोलते हुए उसने गिलास थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर दिया था, तो वो ठंडाई खुद ब खुद ही प्रलय के अंदर जाने लगी। प्रलय ने जल्दी से वो ठंडाई का गिलास खत्म किया और बोला, अब जाओ यहाँ से। ये बोलकर वो खुद ही वहां से चला गया। उसे जल्द से जल्द अपनी यूनिवर्स के पास पहुंचना था, लेकिन जैसे ही वो उस जगह पर आया जहां पर उसकी यूनिवर्स थी, वो हैरान रह गया क्योंकि वहां पर उसकी यूनिवर्स थी ही नहीं। वो खुद से ही बोला, तुम कहाँ गई यूनिवर्स? ये बोलते हुए वो बाहर की तरफ जाने ही लगा था कि तभी उसे सामने नीचे की तरफ गिरी हुई सृष्टि की पायल नजर आई। वो तुरंत आगे की तरफ आया तो देखा फार्म हाउस के पीछे वाली खिड़की खुली थी। वो हैरानी से बोला, यूनिवर्स अंदर है। ये बोलकर वो तुरंत अपने हाथों में वो रंगों की प्लेट लिए अंदर आया तो देखा पूरे घर में सृष्टि अपने हाथ फैलाए हुए गोल गोल घूम रही थी। कुछ पल तो प्रलय उसकी तरफ देखता ही रह गया और घूम सृष्टि रही थी, लेकिन चक्कर अब प्रलय को आने लगे थे क्योंकि उस पर ठंडाई का असर होने लगा था। वो उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, यूनिवर्स। जैसे ही सृष्टि ने यूनिवर्स शब्द सुना, उसके कदम रुक गए और वो अपनी जगह पर खड़ी खड़ी गोल गोल घूमने लगी। प्रलय अपने हाथों में रंगों की प्लेट लिए उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, जाना रंग लगाओ ना। सृष्टि भी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं पहले आप मुझे रंग लगाओ। प्रलय ने मुंह बनाते हुए उसे देखा और बोला, नहीं पहले तुम मुझे रंग लगाओ। सृष्टि ने उसके सीने पर अपनी एक उंगली रखी और उसे अपनी उंगली से धक्का देते हुए बोली, नहीं पहले आप रंग लगाओ। प्रलय एक बार फिर से बोला, जाना क्यों जिद कर रही हो, मुझे रंग लगाओ ना, बड़ी बेसब्री सी हो रही है, मेरी बेसब्री को जरा सा तो सुकून दो, मुझे रंग लगा दो ना। ये बोलते हुए वो बेहद मुस्कुराए जा रहा था और सृष्टि सोचे जा रही थी कि वो प्रलय को रंग लगाए या नहीं। लेकिन तभी प्रलय एकदम से बोला, अच्छा ठीक है, हम दोनों एक साथ एक दूसरे को रंग लगाएंगे। सृष्टि हैरानी से बोली, वो कैसे? प्रलय ने उसे जवाब नहीं दिया बल्कि मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा और फिर उसकी नजर रंगों से भरी हुई प्लेट पर थी। कैसे रंगेंगे? सृष्टि और प्रलय दोनों एक दूसरे को प्यार के रंग में जानने के लिए पढ़ते रहिए माय ऑब्सेसिव लवर चैनल लिंक https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/00298 oxfl 9cddbfmc5yo3t 37 होली स्पेशल पृष्टि का इंटेंस प्यार दिल। प्रलय की बात पर सृष्टि हैरानी से उसे देख रही थी।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को एक साथ रंग कैसे लगाएंगे, क्योंकि अब तक तो उन दोनों के बीच यही जंग छिड़ी हुई थी कि उन दोनों में से पहले रंग कौन लगाएगा। सृष्टि अभी हैरानी से उसकी तरफ देख ही रही थी कि प्रलय ने अचानक से वो प्लेट थोड़ी सी नीचे की और फिर एकदम ऊपर की तरफ उछाल दी। वो प्लेट उसके हाथों में ही थी, लेकिन उसमें जो रंग थे वो सारे ऊपर की तरफ उड़े और फिर प्रलय और सृष्टि दोनों के ऊपर गिरने लगे। वो सारा रंग सृष्टि और प्रलय के ऊपर गिर रहा था और उन रंगों के गिरते हुए और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। सृष्टि ने अपना चेहरा तुरंत ऊपर की तरफ कर दिया और प्रलय ने भी अपनी आंखें बंद कर अपना चेहरा ऊपर की तरफ कर लिया था। दोनों के चेहरे पर अब पूरी तरह से रंग लगा हुआ था। जब वो रंग गिरना बंद हुआ तो सृष्टि प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन ये तो ना आपने मुझे रंग लगाया और ना मैंने आपको रंग लगाया। हमने तो एक दूसरे को रंग लगाया ही नहीं। क्या हम एक दूसरे के साथ होली नहीं मनाएंगे? उद्धरण चिन्ह। प्रलय एक बार फिर से उसके बिल्कुल करीब हुआ और उसे मधोशी भरी नजरों से देखते हुए बोला, तुमसे किसने कहा जाना कि मैं तुम्हें रंग नहीं लगाऊंगा? रंग तो मैं तुम्हें लगाऊंगा और बहुत प्यार से लगाऊंगा। ये बोलते हुए उसने सृष्टि के कमर पर अपने दोनों हाथ रख दिए और उसे बिल्कुल अपने सीने से लगाकर उसके गाल से अपना गाल रगड़ने लगा तो सृष्टि एकदम से सिहर उठी। लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये अब इश्क, ये बैर इश्क, इश्क 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 इश्क। उसके खुद के हाथ प्रलय के सीने पर कस चुके थे और प्रलय ने अब अपने हाथ उसकी कमर पर से हटाकर उसकी पीठ पर लपेट दिए थे। सृष्टि भी उसके गाल से अपना गाल रगड़े जा रही थी। वो बढ़ती हुई धड़कनों के साथ बोली, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मिस्टर राणा, लेकिन मुझे अपने दूसरे गाल पर भी आपसे रंग लगवाना है। प्रलय ने उसके गाल से अपना गाल हटाया और फिर उसके दूसरे गाल से अपना गाल लगाकर बोला, मैं तुम्हें पूरी तरह से अपने रंग में रंग लूंगा यूनिवर्स। तुम्हें हर जगह पर रंग लगाऊंगा, क्योंकि ये रंग सिर्फ होली के नहीं, मेरे प्यार के है। ये बोलते हुए उसने नीचे होकर सृष्टि को अपनी गोद में उठा लिया तो सृष्टि ने तुरंत अपने हाथ उसके कंधे पर रख दिए। वो मधोशी भरी नजरों से उसे देखने लगी और प्रलय उसे अपनी गोद में उठाकर अंदर बेडरूम में ले आया। उसने सृष्टि को नीचे बेड पर लिटाया और बोला, और कहां पर रंग लगवाना है तुम्हें मुझसे मेरी जाना? सृष्टि मुस्कुराते हुए बोली, आपको जहां अच्छा लगे वही लगा दीजिए, क्योंकि जहां जहां आप रंग लगा रहे हैं मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आपको पता है मेरी बॉडी में बहुत पेन होता है, लेकिन जब आप मुझे हाथ भी लगाते हैं तो वो पेन दूर चला जाता है। प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, फिर तो मुझे तुम्हारी पूरी बॉडी पर रंग लगाना पड़ेगा ना? तो लगाऊं तुम्हें रंग? सृष्टि मुस्कुराए और बोली, हाँ लगा दीजिए। अभी उसने कहा ही था कि प्रलय ने उसके पेट पर रखा हुआ अपना हाथ हल्का सा ऊपर किया तो उसके कपड़े साथ में ही ऊपर होने लगे। प्रलय उसके पेट पर झुका और उसके पेट से अपना गाल रगड़ने लगा। सृष्टि के हाथ खुद ब खुद उसके सिर पर आ गए और वो अपनी उंगलियां उसके बालों में उलझाने लगी। तुझ संग बैर लगाया ऐसा रहा ना मैं फिर अपने जैसा। मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम तेरा नाम, मेरा नाम इश्क, ये लाल इश्क। उसकी सांसें बेहद गहरी होने लगी थी। प्रलय उसके पेट पर रंग लगाते हुए बोला, अब तुम्हें कैसा लग रहा है जाना? सृष्टि मुस्कुराए और बोली, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पेट में तितलियां उड़ रही है। आपको पता है जब मानव मेरे करीब आता है तो मुझे बहुत मारता है, बहुत दर्द देता है, लेकिन अब मुझे वो दर्द महसूस नहीं हो रहा। वो जब मुझे हाथ लगाता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे शरीर को नोच रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जिस्म पर फूल गिर रहे हैं। मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिए ना मिस्टर राणा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए। प्रलय मुस्कुराते हुए वापस उसके चेहरे पर आया और बोला, तुम्हें पता है तुम्हारे मुंह से मिस्टर राणा मुझे कितना अच्छा लगता है। तुम मेरा नाम कुछ इस तरह से लेती हो कि मुझे अपने नाम से भी प्यार हो जाए। सृष्टि मुस्कुराए और बोली, कितना प्यार? प्रलय हंसा और बोला, बहुत प्यार। सृष्टि तुरंत बोली, अगर नाम से इतना प्यार है तो मुझसे कितना प्यार है? प्रलय उसे थोड़ी सी तिरछी नजरों से देखकर बोला, बताओ कैसे प्रूव करूं मैं अपना प्यार? सृष्टि मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ विनी अब प्रलय और सृष्टि दोनों को ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी थी। वो गुस्से से लाल होते हुए बोली, अगर मुझे यहाँ पर छोड़कर तुम दोनों रंगरेलियां बनाने में बिजी होना तो तुम भूल जाओ कि मैं ऐसा होने दूंगी। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। अगर तुम दोनों यहाँ बाहर नहीं हो तो जरूर तुम दोनों अंदर की तरफ होंगे। अब मुझे अंदर जाकर ही चेक करना होगा। ये बोलकर वो तुरंत फार्म हाउस के अंदर वाले दरवाजे पर आई, जहां पर 4 सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे, लेकिन उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर वो अंदर की तरफ जाने लगी तो सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत दरवाजा बंद किया और उसके सामने आकर खड़े हो गए। विनी गुस्से से कांपते हुए उन चारों को देखने लगी। नताशा जो होली खेलने में बिजी थी, एरा उसके पास आए और उसे देखते हुए बोली, तुम्हें पता है मैंने प्रलय को रंग लगाया था, लेकिन उसने मेरा लगाया हुआ रंग साफ कर लिया। मुझे ऐसा लगता है जैसे पहले तो मुझे पसंद करता ही नहीं है। नताशा जिसने इस वक्त ठंडाई पी हुई थी, वो हंसते हुए बोली, ओह रियली? तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम जाकर भाइयों को रंग लगाओगी और भाइयों तुम्हें क्या कहेंगे कि हाँ आओ आ जाओ हम दोनों होली खेलते हैं?
और सीरियसली मेरे भाइयों के ना स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई है। वो यूं ही किसी लड़की से हाथ तक नहीं मिलाते। होली खेलना तो दूर की बात, अगर उन्हें इम्प्रेस करना है तो कुछ सोचो, कुछ ऐसा कि वो तुम्हें खुद से दूर कर ही ना पाए। एरा तुरंत बोली, ऐसा क्या करूं मैं, तुम ही बता दो। नताशा के चेहरे पर हल्की शरारती मुस्कुराहट आ गई। उसने तुरंत जाकर टेबल पर रखा हुआ ठंडाई का गिलास उठाया और एरा की तरफ बढ़ा दिया। एरा मुंह बनाते हुए बोले, तुम्हें पता है मैं ये सब नहीं पीती। आई डोंट लाइक दिस। होली भी मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर मना रही हूँ क्योंकि तुमने कहा कि प्रलय को होली का फेस्टिवल पसंद है। मुझे बस उसे इम्प्रेस करना है। नताशा मुस्कुराते हुए बोली, तो तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि लड़कों को इम्प्रेस कैसे किया जाता है। बस वही ट्रिक अपनाओ। भाइयों थोड़े एटीट्यूड वाले लेकिन है तो भाइयों ही ना। और बॉयज की क्या कमजोरी होती है ये तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। नताशा की बातें सुनते हुए एरा के चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई थी। गॉड्स विनी की तरफ देखते हुए बोले, सॉरी मैडम लेकिन आप अंदर नहीं जा सकती। सर ने हमें मना किया है कि किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जाए और वैसे भी यहाँ फार्म हाउस के अंदर जाना किसी के लिए भी अलाउड नहीं है। विनी गुस्से से बोली, ओह रियली, मैं यूं ही कोई नहीं हूँ जिसे आप लोग मना कर रहे हैं। मैं विनी वर्मा हूँ और बहुत जल्दी ना मैं इस फार्म हाउस की मालकिन बनने वाली हूँ। तुम लोगों की औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की, इसलिए जल्दी से ये दरवाजा खोलो और यहाँ से दफा हो जाओ। वो गॉड्स विनी को देखकर मुंह दबाकर हंसने लगे। उन गॉड्स तो हंसते हुए देखकर विनी और भी ज्यादा चिढ़ गई। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, तुम लोग यहाँ से हट रहे हो या नहीं। अब गॉड्स थोड़ा सीरियल होकर बोले, बेशक से आप कुछ भी कह लीजिए मैडम लेकिन हम यहाँ से नहीं हटेंगे। ये हमारे बॉस का ऑर्डर है। अगर आपको अंदर जाना है तो पहले हमारे बॉस से परमिशन लेकर आए। वो अभी अंदर नहीं है, वो बाहर ही है, तो जाए आप जाकर उनके साथ ही यहाँ वापस आएगा, तभी हम आपको अंदर जाने की परमिशन देंगे। उद्धरण चिन्ह। गार्ड्स का करारा जवाब सुनकर विनी का पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो गुस्से से मुठ्ठियां कसते हुए बोली, अगर प्रलय अंदर नहीं है तो जरूर वो बाहर होगा। मुझे जल्द से ढूंढना होगा इससे पहले कि सृष्टि और उसके बीच कुछ हो। मुझे प्रलय को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना ही होगा, उसे अपने जाल में फंसाना ही होगा। बोलकर वो तुरंत प्रलय को ढूंढने के लिए गार्डन एरिया की तरफ चली गई और उसके जाते ही इरा वहां पर आए। वो भी सीधा दरवाजा खोलकर अंदर की तरफ जाने लगी तो गार्ड्स ने उसे भी रोका। इरा गुस्से से बोली, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? प्रलय की स्पेशल गेस्ट हूँ मैं। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर पहले के पास जाना है, उसे इम्प्रेस करना है। ये बोलते हुए इरा की आंखें बेहद नशीली दिखाई दे रही थी। उसे नशे में देखकर गार्ड हंसते हुए बोले, और हाँ आप बॉस को इम्प्रेस करने जाएंगे और वो आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे और फिर आप भी इस फार्म हाउस की मालकिन बन जाएगी, यही कहना है ना आपको? इरा हंसी और बोली, हाँ ये कहना है मुझे, लेकिन तुम लोगों को ये बात कैसे पता? अभी तक तो मैंने ये बात किसी को कही ही नहीं। उन गार्ड्स में से एक तुरंत बोला, वो क्या है ना, हम प्रलय सर के गार्ड्स हैं तो हमें सब पता होता है और हमें ये भी पता है कि इस वक्त प्रलय सर अंदर नहीं बल्कि बाहर गार्डन एरिया में ही है, इसलिए आप वहां पर जाकर उन्हें इम्प्रेस कीजिए। इरा मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू सो मच, आप लोग कितने अच्छे हैं जिन्होंने मुझे इतनी एडवाइस दी। अब मैं जल्दी से जाती हूँ और प्रलय को इम्प्रेस करके वापस उसे अंदर लाती हूँ क्योंकि आज मुझे और भी बहुत कुछ करना है। ये बोलकर उसने आईविन की तो उन गार्ड्स की आंखें बड़ी हो गई। उन्होंने तुरंत अपना चेहरा नीचे की तरफ झुका लिया और इरा कमर मटकाते हुए वहां से चली गई। जहां एक तरफ विनी और इरा दोनों ही प्रलय को इम्प्रेस करने की कोशिश में जुटी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ प्रलय इस वक्त तकिए पर सर रख कर लेटा हुआ था और सृष्टि उसके ऊपर थी। सृष्टि उसे देखते हुए बोली, आपको अपना प्यार प्रूव करने की जरूरत नहीं है मिस्टर राणा, आज मैं आपको अपना प्यार प्रूव करूंगी। आप चाहते हैं ना कि मैं आपसे प्यार करूं, तो आज मैं आपसे प्यार करूंगी। उसकी बात सुनकर प्रलय मुस्कुराते हो बोला, सच में तुम मुझसे प्यार करोगी? कितना प्यार करोगी? सृष्टि भी बड़ी ही दिलकश मुस्कुराहट के साथ बोली, बहुत सारा प्यार। ये बोलते हुए उसका पूरा चेहरा गुलाबी हो चुका था। उसने अपने हाथ प्रलय के सीने पर रखे और उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। जैसे जैसे उसकी उंगलियां प्रलय के सीने को छू रही थी, प्रलय के पूरे तन बदन में एक कर्सा दौड़ रहा था। आज उसकी यूनिवर्स सच में उसे पर अपना प्यार लुटा रही थी, जो उसके लिए एक ख्वाब से कम नहीं था। कुछ ही पलों में सृष्टि ने प्रलय के कुर्ते को उतारकर साइड में फेंक दिया और उसके सीने पर अपने होंठ रखकर उसे चूमने लगी। अपना नाम बदल दूं, या तेरा नाम छुपा लूं, या छोड़ के सारी आग में वैराग उठा लूं। प्रलय ने उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखा और उसके बालों में अपनी उंगलियां उलझा ली। जिस तरह से सृष्टि प्रलय के सीने को चूम रही थी, प्रलय बहुत बेसब्र हो रहा था। उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे और यही हाल सृष्टि का था, जो एकदम मदहोशी में खोई प्रलय के सीने को चूम रही थी। अचानक से प्रलय ने उसके बालों को हल्का सा खींचा तो सृष्टि का चेहरा थोड़ा ऊपर की तरफ उठ गया और प्रलय की नजर उसके फड़फड़ाते हुए होठों पर गई।
उसके होठों को देखकर अब प्रलय खुद को रोक ही नहीं पाया। उसने तुरंत सृष्टि को पलट दिया और अब सृष्टि बेड पर लेटी हुई थी और प्रलय उसके ऊपर झुका हुआ था। प्रलय उसे मदहोशी भरी नजरों से देखते हुए बोला, जाना पागल कर रही हो तुम मुझे। मैं नहीं रोक पा रहा खुद को। बेसब्र कर दिया तुमने मुझे। तुमने तो मुझे प्यार कर लिया, अब मुझे तुम्हें प्यार करना है। ये बोलकर उसने सृष्टि के होठों पर अपने होंठ रखे और उसे बेतहाशा चूमने लगा। सृष्टि ने भी उसके सिर पर अपने हाथ रख दिए थे और उसे रिस्पांस देने लगी थी। आज उसे पहली बार ऐसा महसूस हो रहा था कि हाँ, दो जिस्म जब आपस में मिलते हैं तो प्यार भी होता है, सिर्फ हवस नहीं, मोहब्बत भी होती है। बस एक रहे मेरा काम इश्क, मेरा काम इश्क, मेरा नाम इश्क, ये लाल इश्क। सृष्टि और प्रलय दोनों ही एक दूसरे को बेइंतहा प्यार से किस किए जा रहे थे और धीरे धीरे अब सृष्टि के कपड़े भी उसे अपने जिस्म से अलग होते हुए महसूस हो रहे थे। आज पहली बार सृष्टि पूरी तरह से प्रलय के सामने थी। अगर प्रलय होश में होता तो आज शायद उसे मानव से और ज्यादा नफरत हो जाती। सृष्टि का पूरा जिस्म मानव की दी हुई चोटों से भरा हुआ था और अब बिना इस बात को जाने ही प्रलय सृष्टि के जिस्म के हर हिस्से को अपने प्यार की मरहम लगा रहा था। सृष्टि की गहरी गहरी सांसें कमरे में गूंजने लगी थी और कुछ देर बाद प्रलय पूरी तरह से उस पर झुका हुआ उसे अपना बना बैठा था। दोनों मदहोशी में अपने होश खो बैठी थे। प्रलय इस वक्त सृष्टि के प्यार में पूरी तरह से सिमटा हुआ था और उन दोनों के हाथ और होंठ दोनों ही आपस में उलझे हुए थे और जब होंठ थोड़े से अलग होते तो उस कमरे में उन दोनों की गहरी सिसकियां गूंजने लगती। पसीने से तरबतर दोनों एक दूसरे को अपने प्यार से भी भिगो रहे थे और दोनों पूरी तरह से एक दूसरे में खोए हुए खुद को एक दूसरे को सौंप रहे थे। दोनों सिर्फ नशे में चूर नहीं, एक दूसरे के प्यार में भी चूर हो रहे थे। सृष्टि और प्रलय का एक होना क्या मोड़ लाएगा उनकी कहानी में, जानने के लिए पढ़ते रहिए माय ऑब्सेसिव लवर। चैनल लिंक https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/00298 oxfl 9cddbfmc5 yo 3tch38 I hate you Mr. राणा। सृष्टि राणा फार्म हाउस। सुबह से शाम हो चुकी थी और सुबह जिस गार्डन एरिया में सब लोग मस्ती से होली खेल रहे थे, अब वो गार्डन एरिया धीरे धीरे खाली हो रहा था। लगभग से सभी लोग जा चुके थे लेकिन विनी अभी भी वहीं पर थी। नताशा और इरा दोनों इतनी ज्यादा नशे में थी कि दोनों ही गाड़ी में बैठकर राणा मैंशन चली गई थी। सिर्फ इक्का दुक्का मेहमान वहां पर थे जो पूरी तरह से नशे में टल्ली थे और किसी तरह अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो कोशिश करते धड़म से नीचे गिर जाते। उन लोगों के बीच अब विनी अकेली थी। वो गुस्से से कांपते हुए बोली, मतलब तुम लोगों ने मुझे चकमा दिया है। अगर तुम लोग यहाँ पर नहीं हो तो जरूर कहीं और अपने प्यार के गुलछर्रे उड़ा रहे होंगे, लेकिन मेरे होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है। तुमने जो किया है ना सृष्टि भाभी, अब उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। एक बार तुम घर आओ, आज घर पर स्वागत तुम्हारा मैं करूंगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बेहद डेविल एक्सप्रेशन थे। वहीं दूसरी तरफ फार्म हाउस के अंदर लग्जरियस रूम में सृष्टि और प्रलय अभी भी दोनों बेड पर लेटे हुए थे। वो तकरीबन सुबह के 12 बजे से यूं ही बेड पर लेटे हुए थे और अब रात के 8 बज चुके थे। सृष्टि, जिसे इतना सोने की आदत ही नहीं थी, अचानक से उसे अपनी पूरी बॉडी और सिर में जोरों से दर्द महसूस होने लगा, तो अपने सिर पर हाथ रखते हुए उसने दर्द भरी आह ली। उसे अपनी बॉडी और सिर पर इतना ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था कि अभी तक उसे ये भी रियलाइज नहीं हुआ था कि वो है कहां पर और किस हालत में है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तो उसे आंखें खोलने में लगे और आंखें खोलने के बाद भी वो सीलिंग की तरफ देखने लगी। अचानक जब उसे महसूस हुआ कि वो अपने कमरे में नहीं कहीं और है, तो वो तुरंत हड़बड़ाते हुए अपनी जगह पर उठकर बैठी। अगले ही पल उसके सामने वो नजारा घूम गया जब वो होली पार्टी में शामिल हुई थी और रागिनी उसे एक तरफ लेकर गई थी। प्रलय का चेहरा भी उसकी आंखों के सामने घूम रहा था और उसकी धड़कनें तेजी से बढ़ी हुई थी। तभी उसका ध्यान अपनी हालत पर गया तो उसने तुरंत ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रलय, जो तकिए पर चेहरा उल्टा कर लेटा हुआ था, उसका सिर्फ एक तरफ का चेहरा नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहद सुकून से सोया हो, लेकिन उसे देखते हुए सृष्टि बुरी तरह से कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ब्लैंकेट पर उसके हाथ इतने ज्यादा कसे हुए थे कि उसके पूरे हाथ एकदम लाल हो गए थे। उसने अपना हाथ अपने चेहरे पर रखा और जोर से दबाया ताकि उसकी सिसकियां भी किसी को ना सुने। वो रोते हुए बोली, ये क्या हो गया, मैं यहाँ पर कैसे कैसे आए, ये सब बहुत गलत हुआ, ये सब नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये सब हुआ कैसे। ये बोलते हो उसने एक बार फिर से प्रलय की तरफ देखा तो इस बार सिर्फ उसकी आंखों में आंसू नहीं, बेहिसाब गुस्सा भी था। वो प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, आई हेट यू मिस्टर राणा, आई हेट यू। आज तक मुझे मानव से भी इतनी नफरत नहीं हुई जितनी अब आपसे हो रही है। कम से कम वो सामने से तो जिस्मों को नोचता है ना, आप तो उससे भी ज्यादा बुजदिल और धोखेबाज निकले। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और खुद को किसी तरह कपड़ों से कवर करते हुए बेड से उठी। जैसे ही उसने अपने पैर जमीन पर रखा, दर्द से एक बार फिर उसकी आह निकल गई, लेकिन उस दर्द को उसने अपने अंदर ही समेट लिया।
एक बार फिर से उसकी नज़र प्रलय पर गई और वो बेहद नफरत के साथ बोली, मैंने पहली बार किसी पर विश्वास करना शुरू किया था मिस्टर प्रलय राणा, और आज आपने सिर्फ मेरा विश्वास नहीं मुझे ही तोड़ दिया। आपको ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था आपको, बोलकर उसने अपने सारे कपड़े जमीन में से उठाए और उन्हें लेकर वॉशरूम में चल गई। कुछ देर बाद ही वो वॉशरूम से बाहर निकली और उस रूम से बाहर आ गई। प्रलय अभी भी सोया हुआ था। सृष्टि बाहर गार्डन एरिया की तरफ आई तो अब वहां पर कोई भी नहीं था। सभी लोग वहां से जा चुके थे सिवाय गार्ड्स के। गार्ड्स ने जब उसे देखा तो वो भी हैरान हुए क्योंकि उन्हें नहीं पता था अंदर कौन है कौन नहीं, और वो सृष्टि को जानते भी नहीं थे। लेकिन जब सृष्टि दरवाजे पर आई तो उन्होंने तुरंत दरवाजा खोल दिया और सृष्टि उस दरवाजे से बाहर निकल गई। वहीं दूसरी तरफ प्रलय ने हल्की सी अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखें खोली और आंखें खोलते ही उसकी नजर अपनी बगल में गई। वहां पर कोई नहीं था। इस बात से उसे कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि उसे तो अकेले सोने और अकेले उठने की आदत थी। लेकिन अगले ही पल जब उसे एहसास हुआ कि आज सुबह क्या हुआ था और प्रलय और सृष्टि के बिताए हुए पलों की धुंधली धुंधली तस्वीर उसकी आंखों के सामने चलने लगी तो उसके होश उड़ गए। वो तुरंत बेड पर उठकर बैठा और अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया। हालांकि उसे बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की आदत थी, इसीलिए वो नशे का आदी था और इसी वजह से उसे वो सारी बातें और सारी चीज याद थी जो उसके और सृष्टि के बीच हुई। वो फ्रस्ट्रेट होते हुए बोला, ओह गॉड, ये मैंने क्या कर दिया, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, ओह गॉड, यूनिवर्स क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, मुझे तुरंत उसके पास जाना होगा। ये बोलकर वो जब बेड से उठने लगा तो उसे जब अपनी हालत का एहसास हुआ तो एक पल के लिए वो भी कांप गया। उसके लिए इंटीमेसी कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि आज तक वो कभी किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ था। हमेशा से वो अपनी लाइफ पार्टनर के लिए ही खुद को रिजर्व रखते हुए आया था। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन थी उसके बाद सृष्टि के बारे में सोच सोच के उसका दिमाग खराब हो रहा था। वो तुरंत वॉशरूम में गया और वापस आकर उसने शर्ट और लोअर पहना और जल्दी से रूम से बाहर निकला। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि अपनी सुध-बुध खोए सड़क पर चले जा रही थी। उसकी आंखों के सामने बस होली सेलिब्रेशन की तस्वीर चल रही थी। उसका सिर अभी भी जोर से दर्द से फटे जा रहा था। वो रोते हुए बोली, मैंने मानव को धोखा दे दिया, मैंने माँ जी का विश्वास तोड़ दिया, बहुत गलत किया मैंने, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अगर मानव और माँ जी को इसके बारे में पता चला तो। बोलते बोलते वो चुप हो गई थी और उसका दिल जैसे धड़कना ही बंद कर रहा था। वो डर से अंदर तक कांप रही थी। वो अचानक ही बोली, माँ जी, वो मेरा घर पर इंतजार कर रही होगी, टाइम कितना हुआ है। ये बोलते हुए जब उसने अपने आसपास ही अपना चेहरा घुमाया तो इतना अंधेरा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, वरना अब तक तो उसे वक्त का भी होश नहीं था। तभी एक ऑटो उसके सामने आकर रुका और सृष्टि तुरंत उस ऑटो में बैठकर वर्मा हाउस के लिए निकल गई। वहीं दूसरी तरफ प्रलय राणा फार्म हाउस के पार्किंग एरिया में आया और अपनी गाड़ी में बैठने लगा कि तभी किसी ने उसे रोका, कहाँ जा रहे हो। उसकी जिंदगी में प्रलय लाकर अब एक बार फिर से उसकी जिंदगी में तबाही मचाने जा रहे हो। ये बात सुनकर उसने पलटकर पीछे की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। कुछ देर बाद वर्मा हाउस सृष्टि वर्मा हाउस में पहुंची तो तेज कदमों के साथ अंदर की तरफ आई। हालांकि उसकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था, लेकिन वो जितनी फुर्ती दिखा सकती थी उतनी फुर्ती दिखाकर घर के अंदर आए और आते ही उसकी नजर संतोष जी पर गई जो घर में ही टहल रही थी। संतोष जी को देखते ही जैसे उसकी सारी हिम्मत टूट गई हो, और वही जैसे ही संतोष जी ने कदमों की आहट सुनी उन्होंने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा तो सृष्टि को देखकर उनके चेहरे की तैयारियां चढ़ गई। वहीं सोफे पर ही विनी बैठी थी जिसके हाथों में पॉपकॉर्न से भरा हुआ बाउल और साथ में एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी। संतोष जी आकर सृष्टि के सामने खड़ी हुई और बिना किसी एक्सप्रेशन को बोली, तो घर वापस आने का वक्त तुझे मिल ही गया। सृष्टि लड़खड़ाते हुए जुबान के साथ बोली, वो माँ जी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो संतोष जी को जवाब क्या दें। संतोष जी गुस्से से बोली, कहाँ थी, अब तक क्या कर रही थी, किसके साथ थी। सृष्टि तुरंत बोली, मेरा यकीन कीजिए माँ जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं आपको सच बताती हूँ, प्लीज आप मेरा यकीन कीजिए। अभी वो बोल ही रही थी कि संतोष जी ने उस पर अपना हाथ उठा दिया। डर के मारे सृष्टि ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और अपना चेहरा हल्का सा झुका लिया था, लेकिन जब उसे काफी देर तक संतोष जी का हाथ अपने चेहरे पर महसूस नहीं हुआ तो उसने डरते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। लेकिन जब उसने संतोष जी को सामने मुस्कुराते हुए देखा तो उसके होश उड़ गए। संतोष जी ने तुरंत उसके कंधों पर अपना हाथ रखे और बोली, तुझे क्या लगा मैं तुझे मारूंगी, बिल्कुल भी नहीं, अरे तू तो मेरी लाडली बहू है, बिल्कुल मेरी बेटी जैसी है, मैं तुझ पर हाथ क्यों उठाऊंगी, आजा जल्दी आजा, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी, आज मैंने खुद अपने हाथों से तेरे लिए डिनर बनाया है। संतोष जी की बातें सुनकर सृष्टि को ऐसा लग रहा था जैसे वो शायद कहीं गलत जगह पर आ गई या फिर कोई सपना देख रही है। उसके चेहरे पर डर अभी भी झलक रहा था।
संतोष जी ने उसे अंदर लाकर सोफे पर बिठाया और फिर राघव जी की तरफ देखते हुए बोली, आप यहाँ पर क्या बैठे हैं? जाकर अपने कमरे में बैठिए। बहू को आपके सामने थोड़ा असहज लग रहा होगा, है ना सृष्टि बेटा? सृष्टि ने नजर उठाकर उनकी तरफ देखा और अपना सिर ना में हिलकर बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, मैं चलती हूँ, बस थोड़ी ही देर में फ्रेश होकर आती हूँ और फिर आपके लिए खाना बनाती हूँ। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही संतोष जी बोली, अरे मैंने कहा ना कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा डिनर बना रखा है, तो तुम खाना क्यों बनाओगी? तुम पहले ये पानी पियो। ये बोलते हुए उन्होंने टेबल से पानी का गिलास उठाया और सृष्टि की तरफ बढ़ा दिया, तो सृष्टि अब हैरानी से उस गिलास की तरफ देखने लगी। जब उसने खुद से पानी नहीं पिया तो संतोष जी ने खुद आगे बढ़कर उसके होठों से वो गिलास लगाया, जिसकी वजह से मजबूरन सृष्टि को वो पानी पीना पड़ा। सृष्टि संतोष जी की तरफ हैरानी से देख रही थी। उनके अंदर से टपक रहे प्यार को देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे बहुत जल्दी कोई बम फूटने वाला है। पानी खत्म होने के बाद संतोष जी ने गिलास टेबल पर रखा और मुस्कुराते हुए बोली, जाओ अब जाकर फ्रेश होकर आओ, तब तक मैं डिनर टेबल पर लगाती हूँ। सृष्टि तुरंत सोफे से उठी और रोते हुए बोली, माफ कर दीजिए मुझे माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज है, लेकिन बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। अभी वो बोल ही रही थी कि संतोष जी तुरंत बोली, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है सृष्टि बेटा, मैं सब जानती हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मेरे होते हुए तुम्हें किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। उनकी बात सुनते हुए सृष्टि का ध्यान विनी की तरफ गया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर वो इतना तो समझ चुकी थी कि जरूर विनी ने संतोष जी को सब बता दिया होगा, पर संतोष जी का ऐसा रिएक्शन देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर संतोष जी के दिमाग में चल क्या रहा है। उसने अपना सिर हाँ में हिलाया और अपने रूम में चली गई। रूम में आकर अभी उसने अपना दुपट्टा उतार कर साइड में रखा ही था कि तुरंत विनी कमरे के अंदर आए और अंदर आते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया और अपनी जहरीले नजरों से सृष्टि को देखने लगी तो सृष्टि एकदम से सहम गई। क्या चल रहा है अब विनी के दिमाग में? कैसे करेगी सृष्टि विनी का सामना, और क्या होगा जब प्रलय और सृष्टि होंगे अब आमने सामने? जानने के लिए पढ़ते रहिए माई ऑब्सेसिव लवर चैनल। लिंक https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/00298 oxfl 9cddbfmc5 yo 3tch39 सोने के एंडी देने वाली मुर्गी। वर्मा हाउस में जैसे ही सृष्टि ने दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी उसने तुरंत पलटकर दरवाजे की तरफ देखा। वहां विनी को देखकर वो डर से एकदम सहम गई। वहीं विनी भी उसे जहरीली नजरों से देख रही थी। विनी उसके पास आए और बोली, तो आखिर रंगलियां मनाने के बाद तुम्हें वक्त मिल ही गया घर आने का। सृष्टि हिचकिचाते हुए बोली, तुम गलत समझ रही हो विनी। अभी वो बोल ही रही थी कि विनी ने तुरंत उसका चेहरा पकड़ा और उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए दीवार से लगा दिया। सृष्टि एकदम हैरान रह गई। उसने तुरंत अपना चेहरा विनी से छुड़ाने के लिए अपने हाथ से उसकी कलाई पीछे की तरफ करनी चाही, लेकिन विनी ने उसे बहुत ज्यादा कसकर पकड़ा हुआ था। विनी गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, तुम्हें पता है मुझे तुम पर गुस्सा तो इतना आ रहा है कि मन कर रहा तुम्हारा गला दबा दूं। लेकिन वो क्या है ना, तुम मेरे लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हो, तो ऐसा तो मैं कुछ भी नहीं करूंगी। ये बोलकर वो शातिर मुस्कुराहट के साथ सृष्टि को देखते हुए थोड़ा पीछे हट गई, तो सृष्टि ने तुरंत अपने चेहरे पर अपना हाथ रख लिया। विनी के नाखून उसके गालों पर बेहद बुरी तरह से चुभ गए थे। सृष्टि हैरानी से विनी की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। तुम जैसा समझ रही हो वो गलत है विनी, मैं मिस्टर राणा में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं तो ऐसी कोई चीज सोच भी नहीं सकती। मैं सच में मानव से बहुत प्यार करती हूँ और उन्हें धोखा देना मेरे लिए बहुत बड़ा पाप है, और आज मुझे। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही विनी एक बार फिर से उसके करीब हुई और बोली, तुम बेशक से कुछ भी करो, आई डोंट केयर। एक के साथ चक्कर चलाओ या फिर 10 के साथ, मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन प्रलय राणा, उसके बारे में सोचना बंद कर दो। प्रलय तो मुझे अब मेरे लिए चाहिए, और वो मेरी लाइफ में कैसे आएगा इसके बारे में सोचना शुरू करो। सृष्टि हैरानी से बोली, तुम कैसी बातें कर रही हो विनी? प्रलय सर और तुम? विनी उसकी बात पूरी होने से पहले बोली, क्यों मेरे साथ प्रलय क्यों नहीं हो सकता, जब तुम्हारे साथ हो सकता है जिसकी ना अक्ल है ना शक्ल है। खुद को आईने में देखा है कभी तुमने? तुम्हें देखकर तो मुझे अजीब सा लगता है कि पता नहीं मेरे भाई ने तुम में ऐसा क्या ही देखा कि उन्हें तुम पसंद आ गई। तो प्रलय की पसंद तो तुम हो भी कैसे सकती हो? राणा इंडस्ट्रीज का सीईओ है वो, उसके आगे पीछे लड़कियों की कमी नहीं होगी, और तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारा दीवाना बनकर घूम रहा है? सृष्टि तुरंत बोली, नहीं ऐसा नहीं है वो। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही विनी बोली, रहने दो, मुझे तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम में ऐसा कुछ भी खास नहीं जो वो तुम्हारा दीवाना बने। लड़कों की सिर्फ एक ही जरूरत होती है, और प्रलय को तुमसे जो चाहिए वो उसे मिलेगा, लेकिन तुमसे नहीं मुझसे, और ये तुम कैसे पॉसिबल करोगी ये मुझे नहीं पता, पर एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो। सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखती ही रह गई।
विनी एक बार फिर से उसके करीब आए और बोली, ये जो माँ ने आज इतने प्यार से तुम्हारा स्वागत किया है ना, वो सिर्फ मेरी वजह से पॉसिबल हुआ है, क्योंकि मैंने उन्हें कहा है कि तुमने खुद होली की पार्टी को ऑफिस में ऑर्गेनाइज किया था, जिसकी वजह से तुम्हारा प्रमोशन भी हो रहा है, और आज की पार्टी तुमने इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज की है कि तुम्हें अलग से पेमेंट भी मिलेगी। सृष्टि तुरंत बोली, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। विनी भी जल्दी से बोली, ओह रियली? तो फिर जाओ, जाकर माँ को सच बता दो, और फिर उसके बाद तुम्हारा क्या हाल होगा ना, वो तुम सोच भी नहीं सकती। सृष्टि एकदम सुन्न रह गई। विनी मुस्कुराते हुए बोली, डोंट वरी, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस 1 लाख रुपए का इंतजाम करना है जो तुम मुझे दोगी, और वैसे भी इतने पैसे तुम्हारे लिए कहाँ ही मुश्किल होंगे। जिसकी जेब में प्रलय राणा हो उसे पैसों की क्या कमी। जल्द से जल्द 1 लाख रुपए का इंतजाम करो और वो मुझे दो, वरना तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा मैं जाकर माँ को बता दूंगी, और फिर तुम्हारी जो हड्डियां टूटेगी ना, उसकी आवाज प्रलय राणा तक नहीं जाएगी, सिर्फ इस कमरे में दबकर रह जाएगी। सृष्टि एकदम दंग रह गई। वो 1 लाख का इंतजाम कहाँ से कर सकती थी? उसने तो सोच लिया था कि वो जॉब भी छोड़ देगी, क्योंकि वो प्रलय को देखना तक नहीं चाहती थी, लेकिन 1 लाख रुपए और प्रमोशन की बात सुनकर अब वो और भी ज्यादा परेशान हो गई थी। विनी मुस्कुराते हुए बोली, अब जाओ, जल्दी से फ्रेश हो जाओ और सोचो कि मेरे लिए 1 लाख रुपए का इंतजाम कैसे करना है, और साथ ही साथ मुझे प्रलय की जिंदगी में फिट कैसे करना है। और अगर जल्द से जल्द ये नहीं हुआ तो फिर तुम वो देखना जो मैं तुम्हारे साथ करती हूँ, ब्लडी इडियट गवार। ये बोलकर विनी तुरंत वहां से चली गई और सृष्टि अपनी जगह पर खड़ी रह गई। वहीं दूसरी तरफ राणा फार्म हाउस में प्रलय जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठकर फार्म हाउस से निकलने लगा, किसी की आवाज ने उसे रोक लिया। उसने पलटकर पीछे की तरफ देखा तो सामने हार्दिक खड़ा था। हार्दिक उसके पास आया और बोला, अब ऐसी कौन सी तबाही लानी रह गई प्रलय जो तुम लाने जा रहे हो? तुम जानते भी हो तुमने क्या किया है? प्रलय एकदम शॉक्ड रह गया। उसे कैसे पता कि उसके और सृष्टि के बीच क्या हुआ है? हार्दिक उसे देखकर बोला, ज्यादा शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है। अभी देखा मैंने सृष्टि को बाहर की तरफ जाते हुए, उसकी हालत और उसकी आंखों से बहते हुए आंसू ही बता रहे थे कि वो किस तकलीफ में है। क्यों कर रहा है तू उसके साथ ये सब? आखिर क्यों उसे इतनी तकलीफ दे रहा है? प्रलय गुस्से से बोला, मेरे मैटर से दूर रहो। मैंने जो किया है या हम दोनों के बीच जो भी हुआ है वो मेरा पर्सनल मैटर है। बिजनेस में पार्टनर बनाया है तुम्हें अपना, इससे ज्यादा मेरे मैटर में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करो। हार्दिक गुस्से से बोला, आज तू मुझे नहीं रोक सकता। यार तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा प्रलय? वो शादीशुदा है। प्रलय ने उसे जोर से धक्का दिया और बोला, तो क्या करूं? वो शादीशुदा है तो दूर चला जाऊं उससे, हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहूं? वो शादीशुदा हो या बेशक से कुछ भी हो, मुझे मैटर ही नहीं करता, वो सिर्फ मेरी है, मेरे लिए इतना काफी है। हार्दिक तुरंत बोला, लेकिन वो तेरी नहीं होना चाहती। उसके आंसू भी बता रहे थे कि वो कितना गिल्टी फील कर रही थी, कितनी तकलीफ में थी, कितने दर्द में थी। अभी वो बोल ही रहा था कि प्रलय ने उसे गिरेबान से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बोला, अब तू मुझे बताएगा कि वो तकलीफ में थी, तू मुझे बताएगा कि वो दर्द में थी। हार्दिक ने भी उसे गिरेबान से पकड़ा और बोला, हाँ अगर बताने की जरूरत पड़ी तो बताऊंगा। तेरे लिए सृष्टि तेरी यूनिवर्स होगी, लेकिन वो मेरे लिए मेरी बहन जैसी है, और उसे तकलीफ में देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अगर तू मेरा यार है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरी गलत चीज में भी तेरा साथ दूंगा। प्रलय गुस्से से बोल, मेरी यूनिवर्स को तेरे साथ कोई रिश्ता रखने की जरूरत नहीं है, और कोई फालतू का रिश्ता बनाने की कोशिश भी मत करना। एलर्जी है मुझे इन रिश्तों से, समझ आए? अपने काम से काम रख और दफा हो जा यहाँ से। हार्दिक भी गुस्से से कांपते हुए बोला, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। आज तुझे सच सुनना ही होगा। तुझे क्या लगता है कि तू ऐसे जिद करेगा और वो तेरी हो जाएगी? कोई भी लड़की अगर किसी से प्यार करती है तो वो सबसे ज्यादा उस लड़के की आंखों में अपने लिए इज्जत देखती है, अपनी फीलिंग्स की केयर करती है। जबरदस्ती से किसी को अपना बनाना ना ही केयर होती है और ना ही प्यार, ये सिर्फ और सिर्फ हवस। अभी वो बोल ही रहा था कि एक जोरदार थप्पड़ प्रलय ने उसका गाल पर जड़ दिया। हार्दिक का चेहरा एक तरफ को लुढ़क गया। उसने तुरंत नजरें उठाकर प्रलय की तरफ देखा तो प्रलय गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे प्यार मेरी मोहब्बत को हवस का नाम देने की? तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं सृष्टि को नहीं उसकी बॉडी को? हार्दिक को जैसे ही रियलाइज हुआ कि उसने क्या बोल दिया तो वो भी तुरंत प्रलय के पास आया और बोला, देख मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, मैं सिर्फ तुझे बता रहा था कि जबरदस्ती प्यार नहीं होता। प्रलय ने उसे जोर से धक्का दिया और बोला, दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से, वरना मैं आज मर्डर कर दूंगा तेरा। मैं पहले ही बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ, मुझे और डिस्टर्ब मत करना, मैं भूल जाऊंगा दोस्ती यारी। हार्दिक तुरंत बोला, ठीक है तुझे जो करना है कर, लेकिन मेरी एक बात सुन ले कि तू सृष्टि के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। तू जितना उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा ना वो उतनी ही फंसती चली जाएगी। तुझे क्या लगता है कि वो घर गई है तो उसके लिए सब नॉर्मल होगा?
इतनी देर रात अगर बेटियां भी घर में आए ना तो यहाँ इंडियन फैमिली में कोहराम मच जाता है। तरह तरह के टोन सुनाए जाते हैं और वो तो बहू है किसी घर की, तो सोच उसके बारे में, उसका क्या हाल हो रहा होगा। और वो संतोष जी, वो तो उसे पहले ही इंसान नहीं समझती, क्या कुछ नहीं कर रही होगी वो सृष्टि के साथ। अभी वो बोली रहा था कि प्रलय एक बार फिर से बेकाबू होता हुआ उसके पास आया और उसने उसे जोर से धक्का दिया। हार्दिक तुरंत नीचे जमीन पर गिरा। प्रलय गुस्से से गरजते हुए बोला, अगर मेरी यूनिवर्स को किसी ने हाथ भी लगाया ना तो मैं उसके हाथ तोड़ दूंगा। बहुत हुई उन लोगों की बदतमीजी और बेरहमी। अब ये प्रलय राणा अपनी यूनिवर्स को किसी की सर्द नजरें भी बर्दाश्त नहीं करने देगा। हार्दिक, जो इस वक्त खुद प्रलय के गुस्से से परेशान था, वो तुरंत अपनी जगह से उठा और जल्दी से उसके पास आकर उसे कंधों से पकड़कर बोला, सबसे पहले तू शांत हो। तुझे पता है तेरा गुस्सा हमेशा तेरे लिए खतरनाक साबित हुआ है, प्लीज आज अपने गुस्से को संभाल ले। अगर तू ये गुस्सा संभाल लेगा ना तो तू सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन अगर तू ये गुस्सा नहीं संभाल पाया तो एक बार फिर से सब कुछ बिखर जाएगा। उसकी बातें सुनते हुए प्रलय एकदम सुन्न रह गया था। प्रलय एकदम शांत नजरों से उसे देखने लगा। हार्दिक एकदम नॉर्मल होकर बोला, तूने खुद कहा था ना मुझे कि तेरी यूनिवर्स तेरे लिए एक नाजुक सा फूल है, तो तुझे उस नाजुक से फूल को नाजुकता से ही तो रखना पड़ेगा ना। तू उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, अगर तू जबरदस्ती करेगा तो उस फूल की पंखुड़ियां टूट जाएगी और तुझे सिर्फ उसे नाजुकता से रखना नहीं है, उसे आसपास के कांटों से बचाना भी है। तू समझ रहा है ना मेरी बात। हार्दिक की बातें सुनते हुए प्रलय ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और हार्दिक के हाथ अपने कंधे से हटाकर पीछे गाड़ी से लग गया। उसने अपने होठों को गोलकर गहरी सांस ली और कुछ देर यूं ही वही गाड़ी से लगकर खड़ा रहा। हार्दिक एक बार फिर से उसके पास आया और उसे देखते हुए बेहद शांत लहजे में बोला, मुझे नहीं पता तूने सृष्टि को कितना जाना है और कितना नहीं, लेकिन जितना मैंने उसे जाना पहचाना है ना, इतना तो मैं कंफर्म कर सकता हूं कि उसका प्यार मोहब्बत से विश्वास उठ चुका होगा। जो जिंदगी वो जी रही है ना, जीने से उसे मरना आसान लगता होगा, लेकिन अगर तुझे सच में उसे खुशियां देनी है ना तो पहले उसे प्यार, रिस्पेक्ट और केयर देना सीख, उसे जबरदस्ती नहीं, अपने प्यार से अपना बना। तुझे एक बात बताऊं, एक लड़की से जब कोई जबरदस्ती करता है ना तो वो लड़की बेशक से कुछ ना कहे लेकिन उसका दिल हमेशा उसे बद्दुआ देता है, लेकिन जब कोई उसे सच में मोहब्बत करता है ना तो वो लड़की हंसकर अपनी जान भी उस लड़के पर वार सकती है। बाकी जैसा तुझे ठीक लगता है तू वैसा कर। ये बोलकर हार्दिक पीछे की तरफ हटा और फिर वहां से अपनी गाड़ी में बैठकर राणा फार्म हाउस से निकल गया और प्रलय अभी भी उस गाड़ी से लगकर खड़ा था। उसकी आंखों के सामने सृष्टि का चेहरा घूम रहा था और धड़कन सिर्फ सृष्टि का नाम लिए जा रही थी। प्रलय का मन कर रहा था कि वो अपनी यूनिवर्स के पास जाए, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया। वो जानता था कि इस वक्त सृष्टि बहुत तकलीफ में होगी, लेकिन वो अगर उसके पास जाएगा तो यकीनन सृष्टि की तकलीफ और भी ज्यादा बढ़ने वाली थी, इसीलिए प्रणय ने खुद को रोक लिया। सुबह का वक्त, वर्मा हाउस में सृष्टि घर का सारा काम निपटाकर ऑफिस के लिए तैयार हो चुकी थी। जैसे ही वो घर से बाहर निकलने लगी, पीछे से संतोष जी ने उसे रोका और बोली, कल मुझे विनी ने बताया कि आज तुम्हें ऑफिस से बोनस मिलने वाला है, जो कल की होली पार्टी का था, तो मिल जाएगा ना आज तुम्हें वो बोनस। संतोष जी की बात सुनकर सृष्टि के कदम रुक गए। उसने पलटकर पीछे संतोष जी की तरफ देखा और कुछ बोलने को हुई, लेकिन जैसे ही उसने संतोष जी के पीछे खड़ी विनी को देखा तो वो तुरंत अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली, हाँ हाँ मिल जाएगा माँ जी, आज मुझे बोनस मिल जाएगा, अब मैं चलती हूँ। ये बोलकर वो घर से बाहर निकल गई और उसका वो मासूम सा चेहरा एक बार फिर से परेशानियों से घिर गया था। वही विनी के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई थी। वो मन में बोली, वैसे तो मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है सृष्टि भाभी, लेकिन लगता है आज मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लगेगा, तो क्यों ना तुमसे मिलने के लिए ऑफिस आया जाए। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बेहद शातिर एक्सप्रेशन थे। क्या प्रलय को पता चलेगा विनी के इरादों के बारे में? क्या होगा जब होगा सृष्टि और प्रलय का ऑफिस में आमना सामना? जानने के लिए पढ़ते रहिए माई ऑब्सेसिव लवर चैनल। लिंक https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/00298 oxfl 9 cddbfmc 5 yo 3 tch 40 दफा हो जाइए मेरी जिंदगी से। बस स्टैंड पर सृष्टि गुमसुम सी बस स्टैंड पर खड़ी थी। तभी उसके सामने बस आकर रुकी तो अचानक से वो होश में आई। वो गहरी सोच में खो गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं। बस वाले ने हॉर्न बजाया तो वो तुरंत बस में चढ़ी और उस सीट पर आकर बैठी जहां वो रोज रागिनी के साथ बैठती थी। रागिनी मायूसी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, आई एम सो सॉरी सृष्टि, कल मेरी वजह से तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हुई होगी ना, कल मैंने गलती से तुम्हें भांग वाली ठंडाई। अभी वो बोली रही थी कि सृष्टि अपना हाथ दिखाकर उसे रोकते हुए बोली, कल जो हुआ वो हो गया, हम आज में है रागिनी और मैं कल के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। ये बोलते हुए उसका चेहरा एकदम कठोर लग रहा था। रागिनी ने हमेशा उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखी थी, हालांकि वो मुस्कुराहट झूठी होती थी, लेकिन आज तो सृष्टि के एक्सप्रेशन ही अलग थे।
आंखें बस खुली थी लेकिन उनमें रौनक नहीं थी। रागिनी उसके कंधे पर अपना हाथ रख कर बोली, तुम मुझे बता सकती हो अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो। सृष्टि ने हल्का सा मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बिना किसी भाव के बोली, मेरे दिल में कुछ नहीं है रागिनी, तुम फिक्र मत करो। ये बोलकर उसने वापस विंडो से बाहर की तरफ देखना शुरू किया। उसने अपनी पलकें झपकाईं तो उनमें से बड़े ही कीमती आंसू नीचे की तरफ गिरे और वो मन ही मन बोली, ना ही मेरे दिल में कुछ है और ना ही अब मेरी जिंदगी में कुछ है। ये बोलते हुए अब वो अपनी सूनी नजरों से बाहर की तरफ देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ राणा मैंशन, प्रलय आराम से अपने बेड पर सोया हुआ था। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी की उंगलियां उसके चेहरे को छू रही हो। वो मुस्कुराते हुए बोला, तो अब फुर्सत मिली तुम्हें मेरे पास आने की। कब से इंतजार कर रहा हूं मैं तुम्हारा और तुम हो की नखरे दिखाती रहती हो। एरा जिसके हाथों में ट्रे थी वो प्रलय के लिए ग्रीन टी लेकर आई थी। जैसे ही उसने प्रलय की बातें सुनी वो मुस्कुराते हुए बोली, मुझे नहीं पता था तुम मेरा इंतजार कर रहे हो प्रलय, पर जानकर अच्छा लगा। ये बोलते हुए उसने ट्रे साइड टेबल पर रखी तो वही उसकी आवाज सुनकर प्रलय एकदम से चौंक गया। वो तुरंत अपनी जगह पर उठकर बैठा और उसकी गुस्से से जलती हुई नजरें एरा पर थी। उसने तुरंत अपने दरवाजे की तरफ देखा। कल रात ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से शायद वो दरवाजा बंद किए बिना ही अपने रूम में आ गया था। वो गुस्से से कांपते हुए बोला, मेरे रूम में आने की परमिशन किसने दी तुम्हें। एरा उससे यूं गुस्से में जगते देख एरा तुरंत बोली, क्या हुआ, तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो, मैं तो बस तुम्हारे लिए ये ग्रीन टी। प्रलय गुस्सा से चिल्लाकर बोला, मैंने तुमसे मांगी थी क्या ग्रीन टी। मैंने तुमसे कहा कि मेरे लिए ग्रीन टी लेकर आओ। मैंने तुमसे कहा कि सुबह सुबह मुंह उठाकर मेरे रूम में चली आना। ऐसा कुछ कहा मैंने तुमसे। एरा एकदम शॉक्ड रह गई। वो पहली बार प्रलय का गुस्सा देख रही थी। हालांकि इस गुस्से के बारे में उसने सुना बहुत कुछ था लेकिन इस गुस्से से उसका एनकाउंटर पहली बार हो रहा था। वो कुछ बोलती उससे पहले ही प्रलय तुरंत अपने बेड से उठा। एरा की नजरें प्रलय पर थी। इस वक्त प्रलय शर्टलेस था और गुस्से में तो वो और भी ज्यादा कयामत ढा रहा था। एरा हड़बड़ाते हुए बोली, आई एम सो सॉरी प्रलय, अगर तुम्हें मेरा इस कमरे में आना पसंद नहीं आया तो, लेकिन इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है कि तुम इतने गुस्से से रिएक्ट करो। मैंने कहा ना मैं सिर्फ तुम्हें ग्रीन। पर अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय ने उसकी कलाई कसकर पकड़ी और उसे लगभग खींचते हुए बाहर की तरफ लेकर जाने लगा। एरा उसे यूं खुद के साथ बिहेव करते देख थोड़े गुस्से से बोली, स्टॉप इट प्रलय, ऐसा भी कुछ नहीं है जो तुम मेरे साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हो। ऐसा भी क्या है इस रूम में जो यहाँ मेरे आने पर तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है। प्रलय गुस्से से गरजते हुए बोला, बहुत कुछ है इस कमरे में भी और मेरी जिंदगी में भी। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे कमरे में आकर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, मेरी जिंदगी में आने की कोशिश कर रही हो। लोगों को पहली ही नजर में पहचान लेने की काबिलियत है मेरे अंदर, लेकिन तुम्हें पहले ही वार्न कर दूं कि सोच समझ कर मेरे करीब आने की कोशिश करना। प्रलय राणा नाम है मेरा, जरा सा धक्का दिया तो तुम्हारी जिंदगी में तबाही आ जाएगी। ये बोलकर प्रलय ने एरा को कमरे से बाहर निकाल दिया और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। गुस्से से उसका चेहरा एकदम लाल था और पसीने की बूंदें चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपने बालों पर अपना हाथ रखा और उंगलियों को बालों में कसकर फंसाते हुए हल्का सा अपने बालों को खींच लिया। इस वक्त वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। पिछले 2 सालों से वो अपनी आंखें ही सृष्टि की तस्वीर को देखते हुए खोलता था और आज पहली बार था जब उसकी आंखें खुली तो उसके सामने सृष्टि की तस्वीर नहीं बल्कि किसी और का चेहरा था। उसने तुरंत बेड पर जाकर अपना फोन उठाया और उसमें सृष्टि की पिक्चर देखने लगा। सृष्टि की पिक्चर देखते हुए वो बेड पर टेक लगाकर बैठा और सृष्टि को देखते हुए बोला, आई एम सो सॉरी यूनिवर्स, कल शायद मैंने तुम्हें हर्ट किया है। अगर पार्टी में वो सब चीज होती ही नहीं तो हम दोनों शायद नशे में नहीं होते और नशे में होकर हम दोनों के बीच वो सब चीज नहीं होती। लेकिन अगर सच कहूं तो मुझे कल जो हुआ उसके लिए बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है, क्योंकि वो चीज एक न एक दिन हमारे बीच होनी ही थी। तुम्हें तो मेरा बनना ही था, लेकिन मुझे पता है कि तुम इस बात से हट हो। होगी भी कैसे नहीं, मेरी यूनिवर्स हो तुम और अपनी यूनिवर्स को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। लेकिन जो तकलीफ मैंने तुम्हें दी है उसे ठीक भी नहीं करूंगा। तुम्हारा प्रलय तुम्हारी जिंदगी से जा तो कभी भी नहीं सकता, लेकिन अब वो तुम्हें अपनी जिंदगी में लाएगा अपने तरीके से। वही इरा जो गुस्से से कांपते हुए दरवाजे पर खड़ी थी, उसने अपनी मुठियां कस ली और बोली, हाउ डरे ही, प्रलय की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ इस तरह से बिहेव करने की। यूं ही कोई एरी गैरी लड़की नहीं हूं मैं, एरा कपूर हूं मैं। ही कांट ट्रीट मी लाइक दैट। वहीं दूसरी तरफ मैथिली आशियाना योगेंद्र हॉल में इधर उधर टहल रहे थे और उनकी गुस्से भरी नजरें सामने खड़ी मैथिली पर टिकी हुई थी। वो गुस्से से कांपते हुए मैथिली के पास आए और गुस्से से गरजते हुए बोले, पिछले 3 दिन से तुम्हारे उस नालायक का कोई अता पता नहीं है। मैथिली जी चिल्लाते हुए बोली, नालायक नहीं है वो, उसे इस तरह से बुरा भला मत कहिए मेरे सामने। योगेंद्र जी गुस्से से कांपते हुए बोले, अच्छा तो और क्या कहूं, तुम्हें पता भी है उस नालायक की वजह से क्या कुछ हुआ है।
राणा इंडस्ट्रीज को प्रलय ने अपने हाथ में ले लिया। मैथिली जी गुस्से से भड़कते हुए बोली, तो ये सब कुछ अमय की वजह से नहीं हुआ है, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपने ही पहले अपना सारा कुछ उस प्रलय और उसकी मां कुसुम के नाम कर रखा था, और अब इसी बात का फायदा उठाकर आपके प्रलय ने मेरे अमय से उसका सब कुछ छीन लिया। लेकिन मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी, आपकी वजह से अमय का ये हाल है। आपने आज तक कभी उसके लिए कुछ नहीं किया, जब देखो उस प्रलय को ही अपना सब कुछ दिया है। योगेंद्र जी गुस्से से दांत भींचते हुए बोले, तुम ये कह रही हो? तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि प्रलय और कुसुम को मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए छोड़ा था। छोटा सा था प्रलय जब मैंने तुम्हारे और अमय के लिए उन दोनों को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया, और तुम मुझे ये बातें सुना रही हो। मैथिली गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा आपने जब उसे छोड़ दिया था तो फिर अपनी प्रॉपर्टी अब तक आपने उसके नाम क्यों कर रखी थी? राणा इंडस्ट्रीज पर अब भी उसका नाम था और आधे से ज्यादा शेयर्स उसके नाम कैसे हो गए? योगेंद्र जी गुस्से से बोले, यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तभी वहां पर अमय की आवाज गूंजी, आपको समझ में कैसे आएगा डैड? आप तो अपने उस प्रलय के गुणगान गाते ही नहीं थकते, तो आपको मेरे बारे में कैसे कुछ पता चलेगा? ये बोलते हुए अमय अंदर की तरफ आ रहा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो नशे में है। अमय गुस्से से योगेंद्र जी की तरफ देखते हुए बोला, आपको एक सलाह दूं डैड? योगेंद्र जी ने कुछ नहीं कहा। अमय उन पर हंसा और बोला, जाकर अपनी उस कुसुम और प्रलय के पास वापस चले जाए, क्योंकि आज तक आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया और मुझे लगता भी नहीं कि आप मेरे लिए कुछ करेंगे। आप सिर्फ मुझे और मेरी मां को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, लेकिन अब हमें आपसे बेवकूफ नहीं बनना। अमय की बातें सुनते हुए मैथिली जी के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट तैर रही थी। अमय आग में घी डालते हुए बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस प्रलय से डरते हैं? आखिर डरना तो बनता है, पहले भी बहुत बार हरा चुका है वो आपको, और अब भी आपसे ज्यादा लोग उसे जानते हैं। उससे लड़ना तो आपके बस की बात है नहीं, तो ऐसा कीजिए जाकर उसकी मां के पल्लू में छुप जाए। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई योगेंद्र जी गुस्से से कांपते हुए चिल्लाए, अमय। अमय व्यंग्य से मुस्कुराते हुआ बोला, चिल्लाए मत, और वैसे भी आपके चिल्लाने से कुछ होने नहीं वाला। सिवाय हम दोनों के सामने चिल्लाने के आपको कुछ आता भी नहीं है, होता कुछ है नहीं, बस बातें करवा लो। ये बोलकर वो योगेंद्र जी को जलालत भरी नजरों से देखते हुए वहां से चला गया। मैथिली जी योगेंद्र जी के पास आए और बोली, वैसे अमय ने कुछ झूठ नहीं कहा, सच ही तो बोला है उसने। आप उस प्रलय से डरते हैं, वरना अगर आपको उस प्रलय का डर नहीं होता तो उस प्रलय की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मेरे अमय से उसका हक छीन सके। ये सब आपकी वजह से हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अभी भी उस कुसुम से प्यार करते हैं? योगेंद्र जी तुरंत बोले, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं मैथिली, तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया और अब तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। मैथिली व्यंग्य से मुस्कुराए और बोली, अकेले प्यार का क्या करूं? अगर देना ही है तो वो हक भी दीजिए जो आपने उस कुसुम को और उसके बेटे को दिया हुआ है। ये बोलकर मैथिली भी वहां से चली गई और योगेंद्र जी गुस्से से कांपते हुए वहीं पर खड़े रह गए। वो अपनी मुट्ठियां कसकर बोले, ये तुमने सही नहीं किया प्रलय, तुमने अमय से राणा इंडस्ट्रीज को छीना है ना, अब मैं तुमसे तुम्हारी सबसे पसंदीदा चीज छीन लूंगा। बहुत प्यार है ना तुम्हें तुम्हारी माँ से, तो अब देखना कैसे तुम्हारी उस माँ को हथियार बनाकर तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनता हूँ। वहीं दूसरी तरफ राणा इंडस्ट्रीज, प्रलय अपने केबिन में था और लैपटॉप से सृष्टि को देख रहा था, जो अपना काम करने की कोशिश कर रही थी लेकिन कर नहीं पा रही थी। वो करती भी कैसे? जैसे ही वो काम में ध्यान लगाने की कोशिश करती उसे विनी की धमकी याद आ जाती, और साथ ही साथ ये भी कि आज उसे घर 1 लाख रुपए लेकर जाना है। प्रलय सृष्टि के पास जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसे होली पार्टी की बातें याद आ जाती उसके कदम खुद रुक जाते। तभी सृष्टि के केबिन का दरवाजा खुला और एक पियून अंदर आया। उसने एक ट्रे सृष्टि के सामने टेबल पर रखी तो सृष्टि उससे बोली, मुझे नहीं खाना ये, आप ले जाए इसे, मुझे भूख नहीं लगी। अभी वो बोली रही थी कि दरवाजे पर खड़ा प्रलय बोला, आप जाइए यहाँ से काका, और ये ट्रे यहीं पर रखी रहने दीजिए। प्रलय की आवाज सुनकर सृष्टि ने दरवाजे की तरफ देखा। उसका चेहरा बुरी तरह से कांप रहा था। प्रलय को देखते ही उसे गुस्सा भी आ रहा था और साथ ही साथ कल की सारी यादें भी ताज़ा होने लगी थी। उसकी आंखें एकटक प्रलय को देखती रही और प्रलय उसके पास आया। वो उसकी आंखों में आकर डालकर बोला, क्यों नहीं भूख लगी तुम्हें? ऐसा क्या खाकर आए हो? सृष्टि की पलकें फड़फड़ाने लगी। वो अपनी आंखें झुकाकर बोली, मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी फुर्सत होगी कि आप अपने ऑफिस के हर एक एम्प्लॉय से ये पूछते फिरें कि वो सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाकर आया है। प्रलय थोड़े सा सर्द लहजे में बोला, मुझे किसी एम्प्लॉय से फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ तुम्हारे बारे में जानना है। सृष्टि गुस्से से चिल्लाई, क्यों जानना है आपको मेरे बारे में? और क्या करेंगे जानकर? मैं भूखी हूँ ये जानकर मुझे खाना खिलाएंगे? पहले मुझे बड़े ही आराम से खाना खिलाएंगे, मेरी फिक्र करेंगे, मुझे ये सब जताएंगे कि हाँ आपको मेरी कितनी कदर है, मेरी कितनी परवाह है, और फिर क्या करेंगे? मुझे अपने बिस्तर पर ले जाएंगे, मेरे साथ नाजायज रिश्ता बनाएंगे,
तो उसके लिए ये सब करने की जरूरत क्या है मिस्टर प्रलय राणा? ये फालतू का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। आप जो चाहते हैं ना मैं यूं ही आपको दे देती हूँ। ये बोलकर सृष्टि ने अपना दुपट्टा अपनी गर्दन से उतार कर नीचे की तरफ फेंक दिया तो प्रलय की आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, बस चुप, एक लफ्ज नहीं कहोगी अब तुम। ये बोलते हुए वो बुरी तरह से कांप रहा था। सृष्टि सार्कास्टिक वे में बोली, क्या हुआ? एक बार फिर से ड्रामा मोड चालू हो गया ना आपका? मैंने कहा ना आपको ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। आपको जो चाहिए वो ले लीजिए मुझसे, और इस बार आपको नशे में मेरा फायदा उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि होशो हवास में मैं खुद को आपके सामने पेश कर रही हूँ। लेकिन आपको जो चाहिए ना वो लीजिए और दफा हो जाए मेरी जिंदगी से। मत कीजिए मुझे परेशान। जीना चाहती हूँ मैं तो जी लेने दीजिए मुझे, मरने पर मजबूर मत कीजिए मिस्टर प्रलय राणा। उसकी बातें सुनकर अब प्रलय पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो चुका था। उसने सृष्टि के कंधों को जोर से पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा तो सृष्टि ने भी उसे जोर से धक्का दिया। अगले ही पल प्रलय ने उसे फिर से पकड़ना चाहा, लेकिन इस बार वो खुद पूरी तरह से उस पर झुक गया और सृष्टि नीचे चेयर पर बैठ गई। प्रलय उसके ऊपर झुका हुआ था और उसके हाथ सृष्टि के कंधों पर थे। सृष्टि की गोरी गर्दन और उसके कंधे प्रलय के सामने थे और तभी दरवाजा खुला और उन दोनों ने चेहरा घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा। क्या जो दो दिल धड़कना शुरू हुए थे एक दूसरे के लिए, साजिशों के चलते वो हो जाएंगे एक दूसरे से दूर। जानने के लिए पढ़ते रहिए माय ऑब्सेसिव लवर।